हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम स्टार्ट कर रहे हैं वेरी इंटरेस्टिंग यूनिट दैट इज ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिस पर ऑलरेडी आपका अच्छा खासा कमांड होगा, है ना। पूरी बायो में बच्चों ने कुछ और पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो, मैं ये मान के चलती हूँ कि ह्यूमन फिजियोलॉजी आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होगी, क्योंकि उसको पढ़ने में भी मज़ा आता है। काफ़ी लॉजिकल कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन वाला टॉपिक है, तो आप बहुत अच्छे से उसको समझ के याद भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम जैसा कि सीरीज़ में करते आए हैं लास्ट 15 ईयर्स के पीवाईक्यूज करेंगे, बट मैंने उसमें थोड़ा सा एक चेंज किया है बच्चों। अभी तक इस सीरीज़ में हमने जो चैप्टर्स कवर किया, आपके 11th एनसीईआरटी पूरी हमारी लगभग कवर हो गई है एक्सेप्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो उसमें मैं आपको हर चैप्टर का एक डिटेल्ड रिवीजन भी दे रही थी पीवाईक्यूज के साथ। बट अब मुझे लगता है क्योंकि अप्रैल का एक वीक ऑलरेडी जा चुका है और हमें 4 मई को आपका एग्जाम है, तब उससे पहले हमें ये पीवाईक्यू सीरीज़ पूरी करनी है। बहुत सारे बच्चे इस पर बेस्ड हैं कि मैम इसी के थ्रू हमारा बहुत अच्छे से रिवीजन हो रहा है, तो मैंने सोचा है कि जो डिटेल्ड, मैं ये नहीं कह रही कि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं बताऊंगी, बिल्कुल बताऊंगी, हर चीज़ एक्सप्लेन करूंगी, बट जो डिटेल्ड रिवीजन मैं आपको दे रही थी ना, उसको मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर दूंगी, क्योंकि अगर ऐसे हम करते रहे तो फिर हमें 2-3 महीने और लग जाएंगे। ठीक है, सो इसलिए यहाँ पर हम सारे पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे। हर पीवाईक्यू से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी, बट पूरा चैप्टर मैं आपको अब यहाँ पर रिवाइज नहीं करवाऊंगी, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर आपको रिवाइज करना है तो उसके लिए ऑलरेडी 2 सीरीज अवेलेबल हैं, एनसीईआरटी लाइन टू लाइन और उसके बाद एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस में हमने बहुत अच्छे से ऑलरेडी रिवीजन कर रखा है। ठीक है, तो होप इस चेंज को आप एक्सेप्ट करेंगे। जस्ट बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम मैंने ये चेंज किया है। ठीक है, फिर भी आपको लगे कि नहीं मैम हमें नहीं समझ में आ रहा है या कुछ वापस से इस तरह का आप कीजिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, आई विल ट्राई टू मैनेज। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी के आपके जो 6 चैप्टर्स हैं, उनमें से सबसे पहला चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, यानी ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एनटीए के कोर्स से भी हट चुका है, सीबीएसई के कोर्स से भी हट चुका है, तो वो आपको नहीं पढ़ना है। हालांकि मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, अच्छा चैप्टर था, बेसिक्स बनाने के लिए बच्चों को आना चाहिए, बट अब ठीक है, जो सिलेबस डिज़ाइन करते हैं तो वही जाने कि उन्होंने क्यों हटाया है। ठीक, चलिए, तो नो प्रॉब्लम ना, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा नीट में, तो आपको उसको पढ़ना भी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अगर हम यहाँ पर देखें बच्चों, तो इस चैप्टर में आपके वही सारे टॉपिक्स हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी में थे। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी में सिर्फ नर्वस सिस्टम एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पर न्यू एनसीईआरटी ने चैप्टर को छोटा कर दिया है। जो आपको सेंस ऑर्गन्स पढ़ाए जाते थे वो हट गए हैं, बाकी पूरी ह्यूमन फिजियो आप चाहे ओल्ड एनसीईआरटी से पढ़ लो चाहे न्यू से, एक ही बात है। ठीक, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर के पीवाईक्यूज। तो सबसे पहला क्वेश्चन इस चैप्टर से रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स वाला टॉपिक अगर हम देखें, है ना, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स आप बहुत अच्छे से एनिमल किंगडम में हमने कवर कर लिए हैं। यहाँ पर उसी का एक क्विक रिकैप है कि अगर हम सारे फाइला को सीरीज में अरेंज करें तो कैसे कैसे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स उनमें इवॉल्व हुए हैं। आपको पता है जो लोअर फाइला हैं वो सब अपने स्किन से डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन करते थे, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले आर्थ्रोपोडा में रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बने। काफ़ी डिफरेंट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे बुक गिल्स होते हैं, बुक लंग्स होते हैं, है ना, और कॉकरोच में हमने पढ़ते हैं, इंसेक्ट्स में हम पढ़ते हैं बहुत पर्टिकुलर एक ट्रैकियल सिस्टम, स्पाइरिकल्स, ट्रैकियोल्स, ट्रेकी, सब हमने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। फिर जब मॉलस्का आया तो मॉलस्का में टिनिडिया या फेदर गिल्स होते हैं। उसके बाद मॉलस्का के बाद क्या पढ़ते हैं आप लोग, इकाइनोडर्मिटा। इकाइनोडर्मिटा में वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। फिर उसके बाद हेमीकॉर्डेटा में बुक गिल्स होते हैं, नहीं बुक गिल्स नहीं सॉरी गिल्सलेट्स होती हैं। एंड देन कॉर्डेटा में अगर परम की बात करें हम, तो परम से भी पहले शुरुआत में प्रोटोकॉर्डेटा की बात करें तो वहाँ पर तो गिल्सलेट्स है, और फिर परम में फिशेस में सबको पता है गिल्स होते हैं, एम्फीबियंस में कई तरह का रेस्पिरेशन होता है, और लास्ट में अगर हम राम की बात करें, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, तो तीनों में अनएक्सेप्शनली लंग्स प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखना, हमेशा मैं आपको ये बात कहती हूँ कि रेप्टाइल, बर्ड और मैमल चाहे पानी में रहता हो चाहे लैंड पर रहता हो, रेस्पिरेशन सभी ये तीनों के सभी एनिमल्स किससे करते हैं, लंग्स से करते हैं। आप कोई भी बच्चा ये नहीं सोचेगा कि पानी में रहने वाला मैमल है या पानी में रहने वाला रेप्टाइल है तो उसके पास गिल्स होते होंगे, नहीं, उनके पास भी लंग्स यानी पल्मोनरी रेस्पिरेशन ही होता है। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे कोई क्वेश्चन है क्या, देखते हैं। विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये रेस्पिरेटरी मतलब ये तो ह्यूमन पे ही है ना क्वेश्चन, अच्छा ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पे एज सच कोई क्वेश्चन यहाँ पे नहीं है, ये वाला जो क्वेश्चन है वो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम से है। वो इसलिए बच्चों क्योंकि ऐसा मत समझना आप इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आते, बट इस टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं वो जनरली एनिमल किंगडम में कंसीडर होते हैं, तो हम ऑलरेडी वहाँ डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर, ये टर्म सबको पता होनी चाहिए। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन किसको कहते हैं, ब्रैंकियल वर्ड यहाँ पे गिल्स के लिए आता है। लंग्स से कर रहे हैं तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन, और जो स्किन से रेस्पायर करते हैं उसको
उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये रहा क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये 3 टर्म्स हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जिन्हें आपको ध्यान रखना है। ओके, नाउ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की हम बात करें। बहुत अच्छे से हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं, यहाँ पे कोई रिवीजन की नीड नहीं है आपको, ठीक है। इसमें एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखना कि अगर हम नॉस्ट्रल से स्टार्ट करें तो नॉस्ट्रल के बाद एयर जाती है हमारी नेजल कैविटी में, फिर नेजल कैविटी के बाद फेरिंग्स में, फेरिंग्स के बाद हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है दैट इज लैरिंग्स, है ना। लैरिंग्स की ही तो एक यहाँ पे ग्लॉटिस होता है, उस ग्लॉटिस को कवर करते हुए एपीग्लॉटिस, ध्यान है आपको भाई। ट्रैकिया एक ट्यूब है, ट्रैकिया के ही सबसे ऊपर वाले पार्ट पर आप एक कार्टिलेजिनस बॉक्स लगा दो दैट इज लैरिंग्स। उस लैरिंग्स की जो ओपनिंग है उसका नाम है ग्लॉटिस, और उस ग्लॉटिस का जो ढक्कन है वो क्या है, एपीग्लॉटिस, है ना। आपको ध्यान होगा एपीग्लॉटिस किस में हेल्प करता है, जब भी हम फूड को स्वेलो करते हैं तो एपीग्लॉटिस ग्लॉटिस को बंद कर देता है। भाई हमारा ये विंड पाइप है और इसके जस्ट पीछे हमारा फूड पाइप है, तो जब हम फूड को स्वेलो करते हैं तो फूड कहीं विंड पाइप में ना गिर जाए, इसलिए एपीग्लॉटिस बंद कर देता है लैरिंग्स को, क्योंकि लैरिंग्स के ही नीचे हमारा विंड पाइप है ना। फूड कहाँ जाना चाहिए, फूड पाइप में जाना चाहिए, विंड पाइप में नहीं जाना चाहिए, वरना हमें कफिंग रिफ्लैक्स होगा, ठीक है। तो वही एपीग्लॉटिस का काम है। लैरिंग्स के बाद आता है हमारा ट्रैकिया। ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट एंड राइट 2 प्राइमरी ब्रोंकाई होते हैं। ब्रोंकस इज डिवाइडेड इनटू ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स में यू हैव टू रिमेंबर कौन कौन से ब्रोंकियोल हैं, यहाँ पर नीट में बच्चे गड़बड़ करते हैं, सो यू हैव टू रिमेंबर कि प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद बच्चों जो ब्रोंकियोल्स हैं वो कौन कौन से हैं। ईच ब्रोंकाई इज डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई। डायरेक्टली आप प्राइमरी ब्रोंकाई को ब्रोंकियोल्स में डिवाइड मत कर देना, पहले प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी ब्रोंकाई में, देन टर्शियरी ब्रोंकाई में, एंड देन टर्शियरी ब्रोंकाई 2 ब्रोंकियोल्स में डिवाइड होता है। कौन से 2 ब्रोंकियोल्स, एक होते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, एक आपकी बुक में दिया नहीं है, मैंने आपको पढ़ा रखा है इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्री का जो डिवीजन है वो आपको पता होना चाहिए, इनिशियल ब्रोंकियोल एंड देन टर्मिनल ब्रोंकियोल। इनफैक्ट कुछ बुक्स में टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद एक रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स भी लिखा रहता है, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पर एक रेस्पिरेटरी ट्री बनाऊँ, आपको समझाने के लिए, सारी ब्रांचेस नहीं बना रही मैं, तो मान लो ये लास्ट में टर्मिनल ब्रोंकियोल वाला पार्ट है, ये वाला, चलो ये मान लो टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब यहाँ पर ये एल्वियोलाई है, ठीक है, तो ये एल्वियोलाई हो गया, ये एल्वियोलर डक्ट हो गया, और यहीं पर इस छोटे से पार्ट को रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल कह देते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान रखना बच्चों कि जो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का पार्ट है ना, जो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक का पार्ट है, इस पार्ट में जितनी भी एयर है वो कभी भी गैसियस एक्सचेंज नहीं करती। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल तक के पार्ट को हम कहते हैं कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। लेकिन जो एयर एल्वियोलाई में आ जाती है, जब एयर एल्वियोलाई में आ जाती है, एल्वियोलर डक्ट में होती है, इवन रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में होती है, उसका नाम ही इसलिए है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल क्योंकि इस पार्ट में इतनी थिन वॉल है कि यहाँ पर आराम से गैसियस एक्सचेंज हो सकता है। तो आपसे पूछ लेंगे कि कौन सा पार्ट कंडक्टिंग पार्ट में आता है और कौन सा रेस्पिरेटरी पार्ट में आता है। तो रेस्पिरेटरी पार्ट का मतलब है वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेज अकर, तो दैट इज मेनली एल्वियोलाई। बट अगर बाई चांस ऑप्शंस में रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल मेंशन हो तो वो भी आपको टिक करना है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा, ठीक है। और दूसरी चीज समझ लो कि टर्मिनल ब्रोंकियोल तक के पार्ट को हम कंडक्टिंग पार्ट कह रहे हैं, समझ में आ गई आपको। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इस पूरे पार्ट में कार्टिलेजिनस रिंग्स कहाँ तक होती हैं, तो आप ध्यान रखना बच्चों, ट्रैकिया से शुरू होकर इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक रिंग्स होती हैं, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक ही रिंग्स होती हैं। टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स आर एब्सेंट, फिर भी वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होता, बट यस टर्मिनल ब्रोंकियोल में रिंग्स आर एब्सेंट। यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जो रिंग्स हैं वो कहाँ तक प्रेजेंट होती हैं, ये रहा इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक, दे आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। क्लियर, ये 2 पॉइंट्स थे जो एक बार रिवीजन के वक्त दोबारा से मेंशन करने जरूरी हैं, बाकी तो सब हमने पढ़ रखा है। तो क्वेश्चन क्या आया 2022 में, which is not the function of conducting part of respiratory system। अब मैंने आपको अभी कहा कि कंडक्टिंग पार्ट जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का वो कौन सा है और वो क्या करेगा। तो उसका एक काम तो है एयर को ट्रांसपोर्ट करना, दूसरा काम सिर्फ एयर को ट्रांसपोर्ट ही नहीं करता बच्चों ये पार्ट, बल्कि ये क्या करता है, जब एयर हमारे अंदर एल्वियोलाई तक पहुंचेगी उससे पहले एयर में डस्ट, फॉरेन पार्टिकल्स, पैथोजेंस जो भी हैं उनको हमारा जो सीलियरी ट्रैक है वो ट्रैप कर लेता है, ठीक है। यानी एयर की क्लीनिंग हो रही है, प्लस जो एयर का ह्यूमिडिफिकेशन भी होता है। आप हमेशा नोट करो, जब भी हम एक्सेल करते हैं मिरर पे करेंगे तो थोड़ी वाटर वेपर्स भी आ जाती है, तो जो भी हम एयर इनहेल एक्सेल करते हैं
तो एयर एल्वियोलाई तक पहुंचे उससे पहले उसमें वाटर वेपर्स का ऐड होना ज़रूरी है, तो वो ह्यूमिडिफिकेशन भी कौन करता है, हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक। एंड एयर का टेम्परेचर अगर कम या ज़्यादा है तो उसको भी एल्वियोलाई के अकॉर्डिंग बनाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपसे पूछा है नॉट द फंक्शन, इनमें से क्या कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन नहीं है। इट क्लियर द एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, इनहेल्ड एयर इज ह्यूमिडिफाइड, temperature of inhaled air is brought to body temperature and provide surface for diffusion of O2 and CO2। तो बहुत सीधा सीधा आंसर हो गया भाई, डिफ्यूजन का काम कंडक्टिंग पार्ट का नहीं है, इसकी वॉल मोटी होती है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं है कि गैसियस एक्सचेंज हो। डन, आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन 2013 में देखो, 2013 में जब नीट का के नाम से ये एग्जाम स्टार्ट हुआ था तब कई सारे, मैं आपको हर चैप्टर में बता रही हूँ, कई सारे एनसीईआरटी के डायग्राम से डायरेक्ट उठ के क्वेश्चन आए थे। इस चैप्टर का डायग्राम भी आया था एंड आपको यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, इट्स फंक्शन एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, तीनों बातें मैच होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम लेबलिंग देख लेते हैं। सी इन्होंने एल्वियोलाई को कहा है, ये डायग्राम क्लियर नहीं है तो मैं आपको एक बार एनसीईआरटी का ही डायग्राम दिखा देती हूँ, ये रहा। ठीक है, तो एल्वियोलाई ये वाले बनाए, जहाँ तक मुझे लग रहा है शायद यही चीज़ इसमें दिखाई है ना। एक बार हम लेबल करें क्या, कैसे करें, बट यहाँ पर तो डायग्राम बिल्कुल भी क्लियर नहीं है बच्चों। चलो एक बार देखते हैं, फंक्शन के बेसिस पर देख लें हम, डायग्राम में नहीं दिख रहा तो। एल्वियोलाई के लिए लिखा है थिन वॉल्ड वैस्कुलर बैग होते हैं लाइक स्ट्रक्चर फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इसका ये तो सही है स्टेटमेंट, बट इसमें अभी हमें कंफ्यूजन है, आगे देख लेते हैं। डी वाले पार्ट को कहा है लोअर एंड ऑफ लंग्स, डायाफ्राम पुल्स इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। सबसे पहले तो अगर आप डी वाले पार्ट को देखोगे ना तो ये खुद डायाफ्राम है, ये लोअर पार्ट ऑफ लंग्स नहीं है। लोअर पार्ट ऑफ लंग्स तो ये जो येलो बॉर्डर प्लूरा का आपको दिख रहा है, ये तो खुद डायाफ्राम है। तो यहाँ पर तो लेबलिंग ही गलत हो गई बच्चों, यहाँ पर तो लेबलिंग ही गलत हो गई। ए को इन्होंने ट्रैकिया कहा है, बिल्कुल ठीक है, लॉन्ग ट्यूब है सपोर्टेड बाय कंप्लीट कार्टिलेजिनस रिंग लिख दिया, सो गलत हो गया। बी को इन्होंने प्लूरल मेम्ब्रेन कहा है सराउंड रिब्स ऑन बोथ साइड। ये देखो, ये कह रहा है कि जो प्लूरा है वो रिब्स को सराउंड करती है, नहीं, प्लूरा हमेशा लंग्स को सराउंड करने वाली लेयर है। फंक्शन सही है, टू प्रोवाइड कुशन अगेंस्ट रबिंग, बट इसकी लोकेशन पोजीशन गलत है। ठीक है, तो वैसे भी हमें आंसर मिल गया फर्स्ट, दैट इज एल्वियोलाई। उनकी लेबलिंग भी सही है, इसी को इन्होंने एल्वियोलाई लेबल किया है, और फंक्शन एंड कैरेक्टर भी सही है। वैस्कुलर वर्ड का मीनिंग समझते हो ना, वैस्कुलर वर्ड का मतलब विच इज रिच इन ब्लड सप्लाई, जिस भी ऑर्गन में हाई ब्लड सप्लाई होती है उसको वैस्कुलर स्ट्रक्चर्स कहा जाता है। ठीक है, एल्वियोलाई को कोई भी बच्चा सेल तो नहीं समझता ना। एल्वियोलाई इज एयर बैग जिसकी बाउंड्री किसकी बनी है, स्क्वेमस एपिथेलियम की, है ना। ये तो हम 2D में ड्रॉ करते हैं, 3D में इट्स लाइक अ हॉलो बॉल। उस जैसे प्लास्टिक की कवरिंग होती है वैसे सेल्स की कवरिंग है, बहुत पतली लेयर है सेल्स की, अंदर हवा भरी हुई है, बाहर चारों तरफ ब्लड वेसल्स के पाइप्स का नेटवर्क है, तो अंदर जो एयर है वो बाहर के ब्लड के साथ एक्सचेंज हो रही है। ठीक है, क्लियर। ये ऐसे बनाते हैं ना अपन कि ये ब्लड वेसल है, दोनों के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ब्लड वेसल में भी स्क्वेमस एपिथेलियम होती है, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, आपको ध्यान रहना चाहिए। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर से यही पूछा गया है, हालांकि इसमें पढ़ते वक्त आपको थोरैसिक केज भी कवर करके जाना है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हमारे लंग्स चारों तरफ से एक एनाटॉमिकल चैम्बर में बंद हैं, जिसको थोरैसिक चैम्बर या थोरैसिक केज कहते हैं। ये एक एयर टाइट चैम्बर है, आपको पता है। अगर हम देखें तो हमारे लंग्स के फ्रंट में स्टर्नम बोन है, सबसे पीछे की तरफ बैक बोन है, वर्टिब्रल कॉलम, है ना। वर्टिब्रल कॉलम से रिब्स को शुरू करो, स्टर्नम में अटैच कर दो। हमेशा ध्यान रखो, रिब्स का ओरिजिन आगे से पीछे नहीं होता, रिब्स का ओरिजिन पीछे से आगे होता है, यानी रिब्स अराइज फ्रॉम वर्टिब्रल कॉलम एंड अटैच्ड इन स्टर्नम। ठीक है, तो सामने, पीछे और चारों तरफ ये पिंजरा हो गया बोन्स का, स्टर्नम, बैकबोन, और ये रिब्स हो गई। नीचे की तरफ मस्क्यूलर बैंड है, दैट इज डायाफ्राम। ठीक, और ऊपर की तरफ, इसमें लिखा नहीं है बट ऊपर की तरफ हमारी जो क्लाविकल बोन्स हैं वो भी एक तरह से इस पिंजरे को बंद करने का काम करती हैं। तो आपसे पूछ लेंगे कि इस थोरैसिक चैम्बर के बॉर्डर्स बताओ, तो आपको बहुत इजीली अपने बॉडी के सारे स्ट्रक्चर्स पता हैं, उसके बेसिस पर आप आंसर टिक कर सकते हैं। और यही एनाटॉमिकल चैम्बर हमारे लंग्स को मूव करवाता है बच्चों। हमारे लंग्स मसल्स के बने हैं क्या? लंग्स को हम कहते हैं दे आर स्पॉन्जी बैग,
मस्क्यूलर बैग नहीं कहते। जैसे हार्ट को तो हम मस्क्यूलर बैग कहते हैं क्योंकि हार्ट में मायोकार्डियल की लेयर है। लंग्स में कोई मसल्स नहीं है, फिर कैसे हमारे लंग्स इनहेल एक्सेल के दौरान अपना वॉल्यूम कम ज़्यादा करते हैं? क्योंकि लंग्स में ये जो हमने थोरैसिक चैम्बर बनाया है, इसमें नीचे की तरफ तो मसल लगा दी डायाफ्राम। जब भी डायाफ्राम खींचेगा लंग्स के बॉर्डर को नीचे खींचेगा, ऊपर जाएगा तो ऊपर करेगा। और ये जो रिब्स आपने बनाई है ना, इन रिब्स के बीच बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स मैंने आपको पढ़ा रखी हैं। कॉस्टा यानी रिब्स, इंटर यानी बीच बीच में, तो रिब्स के बीच बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स की ऐसे पूरी 1 2 3 3 लेयर है, एक्सटर्नल लेयर, मिडिल लेयर, इंटरनल लेयर। तो ये पूरी मसल्स मिलकर हमारे लंग्स के वॉल्यूम को कम ज़्यादा करती हैं, ठीक है। तो जब इस चैम्बर में मूवमेंट होगा वही हमारे लंग्स में मूव करेगा। अगर ये चैम्बर पंक्चर होता है तो वी कैन नॉट ब्रीथ, एक्सीडेंट में डेथ हो सकती है इफ दिस चैम्बर इज पंक्चर्ड, ठीक है। क्लियर है? चलिए अब आते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे। ये 5 मेन स्टेप्स हैं पूरे चैप्टर में जो आपको पढ़ाए हैं, उसमें से मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ कि लास्ट स्टेप यहाँ पे दोबारा डिस्कस नहीं किया है। अभी अभी हम प्लांट फिजियो का रिवीजन करके आए हैं, वहाँ पे मैंने आपको कहा था कि जो मैकेनिज्म प्लांट्स में है रेस्पिरेशन का, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, सेम वही हमारे में है। जब इन चारों की वजह से हमारी सेल्स के पास ग्लूकोज पहुँच जाएगा तो ग्लूकोज पायरूवेट में बदलेगा यानी ग्लाइकोलाइसिस होगा। पायरूवेट माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रैब साइकिल होगा और फिर ईटीएस होगा। तो वही सेम 3 स्टेप्स हमारे में होते हैं जिससे फूड से एटीपी बनता है। इस प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन यूज होती है, यहाँ नहीं होती आपको पता है, लास्ट में ईटीएस में होती है। और इसी प्रोसेस के दौरान CO2 निकलती है। तो O2 की सप्लाई करना भी ब्लड वेसल्स का काम है, CO2 को ले जाना भी ब्लड वेसल्स का काम है। बट ब्लड के पास ये O2 CO2 कहाँ से आई? एयर के थ्रू। एयर से ब्लड एल्वियोलाई में जो एयर है वहाँ से ब्लड ने ऑक्सीजन ली, ऑक्सीजन को लेकर सब जगह डिस्ट्रीब्यूट किया। हर सेल में उस ऑक्सीजन से फूड का ब्रेकडाउन हो रहा है, CO2 जनरेट हो रही है। ब्लड ने सेल्स से CO2 कलेक्ट की और ब्लड जब घूमता फिरता एल्वियोलाई के चारों तरफ वाली कैपिलरीज में पहुंचता है तो वो CO2 एयर में डाल देता है। इस तरह का मैकेनिज्म लगातार हमारी बॉडी में चलता रहता है जो आपको इन 4 स्टेप्स में समझाया है, ठीक है। तो ये जो सारा चल रहा है कि भाई O2 को लेना है, CO2 को छोड़ना है, बट उसके साथ साथ लगातार हमारा ये जो मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम है ये ब्रीदिंग भी तो कर रहा है। कई बच्चे अभी भी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन को एक ही समझते हैं। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में तो इतनी चीज़ें आएंगी, है ना, ऑक्सीजन लेना है, सेल्स तक पहुंचाना है, सेल्स उसे यूज़ करेगी, CO2 देगी, फिर ब्लड CO2 को लेगा, ये सब रेस्पिरेशन का पार्ट है। ब्रीदिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन जिसके थ्रू हम लगातार एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हैं एंड CO2 रिच एयर को एक्सेल करते हैं। अभी भी कई बच्चे वो छोटी क्लास वाली डेफिनेशन बोलते हैं, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेलेशन ऑफ CO2 इज ब्रीदिंग। दिस इज अ रॉन्ग डेफिनेशन। क्या आप एयर में से O2 को इनहेल करते हो? नहीं, हो सकता है ऑप्शंस में आ जाए। आप पूरी एटमॉस्फेरिक एयर को इनहेल करते हो बच्चों, जो एटमॉस्फेरिक एयर का कंपोजिशन है। आपके एल्वियोलाई, जो भी मैंने बॉल बनाई थी एल्वियोलाई की, और उसके तरफ चारों तरफ जो ब्लड वेसल्स, जो कैपिलरीज का नेटवर्क है, उनके बीच में O2 का एक्सचेंज होता है। वो सेलेक्ट करते हैं कि इस एटमॉस्फेरिक एयर में से हम O2 ले जाएंगे और जो ब्लड आ रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, वो CO2 उन्हें दे देगा। तो हमेशा ध्यान रखें, डेफिनेशन हुई इनहेलेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर एंड रिलीज क्या कर रहे हैं हम? एक्सेलेशन ऑफ CO2 रिच एल्वियोलर एयर, ठीक है। क्लियर? तो कैसे इंश्योर करती है हमारी बॉडी की लगातार ये ब्रीदिंग का मैकेनिज्म, इनहेलेशन एक्सेलेशन चलता रहे। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं लगातार। देखो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग के क्वेश्चन अभी हम देखेंगे, है ना, लगातार क्वेश्चंस आते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग से। तो तुम्हें गलत नहीं करने, एक बार मैं क्विकली तुम्हें बता रही हूँ कि मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में होता क्या है। अगर हमें इनहेल करना है, बहुत सिंपल सा, एक केमिस्ट्री में आप पढ़ते हैं कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर किसी चीज़ का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा। अब हमें एयर को इनहेल करना है, अंदर लेना है, तो अंदर लेने के लिए हम बोलेंगे कि हमारे लंग्स फूल जाते हैं, एक्सपांड हो जाते हैं। कैसे होते हैं एक्सपांड? लंग्स को फैलाना है तो नीचे जो डायाफ्राम है ना, ये डायाफ्राम की नॉर्मल शेप है बच्चों, दिस इज डोम शेप डायाफ्राम इन नॉर्मल स्टेट, रिलैक्स स्टेट में है। मैं चाहती हूँ कि लंग्स को नीचे खींचे, बड़ा करे ना, फुलाना है लंग्स को, तो नीचे ये क्या करे, ये इस तरह से जाए ना, या और ऊपर जाए, और ऊपर जाएगा तो लंग्स और छोटे हो जाएंगे। तो जब भी आप इनहेलेशन कर रहे हो, यानी लंग्स को फुलाना चाहते हो, बलून में एयर भरना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, बलून का साइज बढ़ाना है तो डायाफ्राम को हमेशा नीचे मूव करवाना, डायाफ्राम मूव डाउनवर्ड्स। और जब डायाफ्राम नीचे मूव करता है ना बच्चों, उस स्टेट को उसकी कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट कहते हैं। दिस पॉइंट हैज़ टू बी नोटेड।
हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ कर देते हैं कि डायाफ्राम जब नीचे जा रहा है तो उसको रिलैक्स कर देते हैं। नहीं, ये डायाफ्राम की रिलैक्स पोजीशन है। आप अपना हाथ ऐसे रखो एकदम रिलैक्स पोजीशन में और फिर ऐसे ही नीचे की तरफ फोर्स लगाओ, तो दिस इज द कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट ऑफ डायाफ्राम। ठीक है, और डायाफ्राम नॉर्मल स्टेट में, रिलैक्स स्टेट में किस शेप का होगा? डोम शेप का। और जब नीचे जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो फ्लैटेंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि इनहेलेशन के दौरान डायाफ्राम की शेप क्या हो जाएगी? फ्लैटेंड। ठीक है, तो लंग्स को नीचे से तो खींच लिया, आप चारों तरफ से खींचो, तो चारों तरफ मैंने कहा इंटरकॉस्टल मसल्स हैं। अब इंटरकॉस्टल मसल्स में हमेशा ध्यान रखना जो 3 लेयर हैं, यानी 3 भाई हैं, बड़ा भाई मतलब बीच वाला भाई और सबसे छोटा भाई। तो जब तक बड़ा भाई बैठा है बाकी दोनों को काम करने की जरूरत नहीं है। तो जो बड़ा भाई यानी जो एक्सटर्नल मसल्स हैं वो हमेशा पार्टिसिपेट करेंगी नॉर्मल ब्रीदिंग के दौरान। एक्स्ट्रा फोर्स लगाना है तो इंटरनल लेयर पार्टिसिपेट करती है। नॉर्मल ब्रीदिंग में सिर्फ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल आईसीएम का इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। ये किसकी वजह से हो रहा है? एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से। ठीक है, तो जैसे डायाफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करवाया आपने, इनको भी कॉन्ट्रैक्ट करवा दो। अब अगेन यहाँ पर भी कंफ्यूजन होता है कि मैम लंग्स को फुलाना है तो इन मसल्स को बाहर की तरफ फैला दो। उसको फैलना नहीं कहते, ये इन मसल्स की नॉर्मल पोजीशन है। अगर इनको लंग्स को बढ़ाना है तो दे हैव टू कॉन्ट्रैक्ट। इनके फाइबर्स की डायरेक्शन इस तरह से है बच्चों कि जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ना फाइबर्स, तो ये बाहर की तरफ जाएंगी। जो रिब्स हैं उनको भी बाहर खींचेंगी और सामने स्टर्नम है वो भी थोड़ा सा अपलिफ्ट होगा। तो ओवरऑल जो लंग्स से अटैच हैं ये सारी चीज़ें, तो लंग्स भी फूल जाएंगे। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो जब हम एयर को अंदर लेते हैं, यानी हमें लंग्स को फुलाना है, तो उसके चारों तरफ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा, इंटरकॉस्टल मसल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। कौन सी इंटरकॉस्टल मसल्स? एक्सटर्नल वाली। ठीक है, और इसकी वजह से क्या होगा? जब डायाफ्राम नीचे जाएगा तो ये लंग्स का कौन सा वॉल्यूम है? एक तो होती है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, एक होती है डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस। तो ये तो एंटीरो पोस्टीरियर है हमारी बॉडी में, हम इसको एंटीरियर इसको पोस्टीरियर नहीं कहते बच्चों। हमारी बॉडी में ये वेंट्रल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस है, काफ़ी चैप्टर्स में पढ़ लिया तुमने। तो ये वाली जो एक्सिस है ना, जो इंटरकॉस्टल मसल्स जिसको चेंज करेंगी, वो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस हुई। और ऊपर से लेकर नीचे तक जो एक्सिस है बॉडी में, जनरली अपर पार्ट्स को एंटीरियर, जैसे ये बोन का एंटीरियर पार्ट है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। तो बॉडी में जब हम लैंडमार्क्स होते हैं उसमें अपर वाले को एंटीरियर और नीचे वाले को पोस्टीरियर कहा जाता है। ठीक है, सो हमेशा ध्यान रखना, डायाफ्राम नीचे जाएगा तो लंग्स की एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस बढ़ेगी और इनकी वजह से लंग्स की डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बढ़ेगी और लंग्स फूल जाएंगे। लंग्स का फूलना मतलब वॉल्यूम बढ़ गया, तो लंग्स के अंदर प्रेशर कम हो गया, तो कंपैरेटिवली एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई माना जाएगा और वो एयर को अंदर की तरफ धक्का दे देगा। ठीक है, तो एयर अंदर आ गई आपकी, है ना। इन सब की वजह से वॉल्यूम ऑफ थॉरेक्स इंक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज होने का मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर डिक्रीज। बस ये कीवर्ड्स हैं। ये कीवर्ड्स अगर आपको पता है, आपको दिमाग में फिट हैं लॉजिकली, तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये कीवर्ड्स नहीं पता तो आपके क्वेश्चन सही होने में बहुत हो सकता है हो भी जाए, नहीं भी हो जाए, तुक्के वाली कहानी हो जाएगी। ठीक है, डन, क्लियर है। और जस्ट इसका उल्टा कर दो। अब आपको एयर बाहर निकालनी है तो डायाफ्राम को रिलैक्स कर दो, इंटरकॉस्टल मसल्स को भी रिलैक्स कर दो। कौन सी इंटरकॉस्टल मसल्स? वही एक्सटर्नल वाली। ठीक है, सब कुछ रिलैक्स कर दो। लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इसके कंपैरिजन में डिक्रीज हो गया, यानी इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर इंक्रीज हो गया एंड इट विल पुश द एयर आउट। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे क्वेश्चन देखो आप कर लोगे कि नहीं, क्या क्वेश्चन पूछा गया है हमसे। अच्छा, ये इसमें एक चीज़ और है, अभी उस पर भी आती हूँ, पहले एक बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लो। ये रहा 2020 में क्वेश्चन आया है, सेलेक्ट द करेक्ट इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन के दौरान इनमें से क्या होगा? ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम होगा, अभी बताया, यस। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स होगा, यस। पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा, क्या? इंस्पिरेशन करना है यानी लंग्स को फुलाना है तो वॉल्यूम घटाओगे क्या? नहीं, वॉल्यूम बढ़ाओगे। एंड वॉल्यूम बढ़ेगा अगर तो प्रेशर डिक्रीज होगा। ये कह रहा है कि प्रेशर इंक्रीज होगा, तो सीधा सीधा सा गलत। अगर लॉजिकली पता है तो आपसे गलती नहीं होगी। सो हमसे करेक्ट इवेंट्स पूछे हैं, सो ऑप्शन 1 चेक कर लेना। कई बार हम धुन में रहते हैं कि अच्छा करेक्ट इवेंट ये दोनों है, पता लगा इनकरेक्ट इवेंट्स पूछे हैं, है ना। फिर हमारे अननेसेसरी 4 नंबर तो गए और एक सिली मिस्टेक का 5वां नंबर और गया, -5 मानो तुम उसको। ठीक है, और ये सारे स्पायरोमीट्री के, हाँ ये रहा एक 2019 का क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। एक्सपिरेशन अकर्स ड्यू टू एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। जो एक्सपिरेशन हो रहा है वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स की वजह से हो रहा है। इनकम्प्लीट सा स्टेटमेंट लग रहा है, अभी क्वेश्चन मार्क डाल रही हूँ मैं इस पे। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर यानी IPP इज
लोअर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। जब हमें अंदर सांस लेनी है, लंग्स को फुलाना है तो फूलेंगे, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, यानी इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कम है, तो ये ठीक है। इंस्पिरेशन अकर व्हेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज लेस देन, ये गलत है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हुआ तो एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो की तरफ जाती है और बाहर चली जाएगी, ओके। एंड एक्सपिरेशन इज इनिशिएटेड ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायाफ्राम। कॉन्ट्रैक्शन एक्सपिरेशन नहीं करता, कॉन्ट्रैक्शन नीचे जाने से इंस्पिरेशन होता है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट तो गलत है, हमें करेक्ट बताना है, ये हमें मिल गया। और ये मुझे थोड़ा आधा अधूरा सा स्टेटमेंट लग रहा है, एक्सपिरेशन अकर ड्यू टू एक्सटर्नल, यहाँ पे या तो होना चाहिए था आई थिंक, एक्सपिरेशन अकर ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स, तो फिर ये गलत हो जाता, क्योंकि एक्सपिरेशन में सारी मसल्स को रिलैक्स कर दो, इंस्पिरेशन में सारी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है। हमेशा याद रखो सांस लेने में एनर्जी लगती है, क्योंकि मसल्स जब भी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो एनर्जी खर्च होती है, और सांस छोड़ने में रिलैक्स, क्योंकि मसल्स रिलैक्स हो रही हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। और कोई क्वेश्चन आया है क्या? ये भी स्पायरोमेट्री का क्वेश्चन है। हाँ, एक ये क्वेश्चन है, देखो 2016 का, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रेथ्स एंड सम एयर, सॉरी, लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रेथ। इसका मतलब जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं और जब हम एक्सपिरेशन कर रहे हैं तो इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के बीच में हमारे लंग्स कभी भी कोलैप्स नहीं करते। भाई देखो, एक सीधी सी बात है, लंग्स के कोलैप्स करने का मतलब लंग्स के जो एल्वियोलाई हैं वो कभी भी कोलैप्स नहीं करते। तो ये कह रहा है क्यों? क्योंकि सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग्स विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड। आप पढ़ते भी हैं, मैंने आपको पढ़ा रखा है कि एक्सेलेरेशन का मतलब ये नहीं होता कि आपने सारी एयर बाहर निकाल दी, हमेशा हमारे एल्वियोलाई में कुछ एयर का अमाउंट पड़ा रहता है, जिसको आप रेजिडुअल एयर बोलते हैं। वो ये इंश्योर करती है कि एल्वियोलाई पिचक ना जाए, क्योंकि अगर आपने सारी एयर बाहर निकाल दी, ठीक है, या मान लो आप इंस्पिरेशन कर रहे हो, एक नेगेटिव फोर्स क्रिएट कर रहे हो और एल्वियोलाई बिल्कुल खाली हुए, तो आपके एल्वियोलाई कोलैप्स कर जाएंगे। तो ट्रैकिया कोलैप्स क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सी शेप रिंग्स उसको बचाएंगी। और एल्वियोलाई कोलैप्स क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनमें हमेशा रेजिडुअल एयर पड़ी रहती है, ठीक है। सो ये कह रहा है बिकॉज, ऐसा क्यों हुआ, लंग्स डू नॉट कोलैप्स। तो देखिए इसमें क्या ऑप्शन दे रखा है, देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर। अच्छा रुको, अब यहाँ पर इन्होंने किससे रिलेटेड ऑप्शन दिए हैं बच्चों? लंग्स डू नॉट कोलैप्स बिटवीन ब्रेथ एंड सम एयर ऑलवेज रिमेन इन द लंग विच कैन नेवर बी एक्सपेल्ड बिकॉज हाँ, ये पूछ रहा है कि नेचर ने ये मैकेनिज्म क्यों किया हमारी बॉडी में, क्यों हमेशा एल्वियोलाई में एयर को रहने दिया, क्या रिस्क था, लंग्स कब कोलैप्स कर जाते, इनमें से ऐसी क्या कंडीशन होती? तो ऑप्शंस हैं, बिकॉज देयर इज अ नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स, सेकेंड देयर इज अ नेगेटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर पुलिंग एट द लंग वॉल, देयर इज अ पॉजिटिव इंट्राप्लूरल प्रेशर, या प्रेशर इन द लंग्स इज हायर देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये एकदम सही ऑप्शन है। ऐसा मैकेनिज्म इसलिए करना पड़ा नेचर को क्योंकि एक नेगेटिव इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्रिएट होता है पुलिंग एट द लंग वॉल। जब लंग वॉल्स को पुल करते हैं उस दौरान, वैसे देखो उसमें कितने मिलते जुलते ऑप्शन है ना, पॉजिटिव प्रेशर को तो हटा दो, जो कोलैप्सिंग होती है वो नेगेटिव प्रेशर की वजह से होती है, और इन दोनों ही ऑप्शन में नेगेटिव प्रेशर दिया है। तो थोड़ा सा इस पे कॉन्ट्राडिक्शंस भी हुए थे इस क्वेश्चन पे कि यार ये मिलते जुलते से ऑप्शन है, बट उसमें जो मोर अप्रोप्रिएट माना वो ऑप्शन 2 को माना गया, ठीक है। ये दोनों तो पॉजिटिव प्रेशर है, तो ये तो वैसे भी नहीं हो सकते। डन है, समझ में आ गया, आगे बढ़े। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, भी देख लेते हैं। विच इज अ पॉसिबिलिटी for most of us in regard to breathing by making a conscious effort। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं, 2011 का क्वेश्चन है और आपसे पूछा है इसमें से हम क्या कॉन्शियस एफर्ट से कर सकते हैं, ठीक है। 1 कैन ब्रीद आउट एयर टोटली विदाउट ऑक्सीजन, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि हम एयर को ब्रीद आउट करें और उसमें बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं हो बच्चों, क्योंकि मैंने आपको अभी अभी समझाया कि हम जो भी एयर इनहेल करते हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर होती है, उसमें से हम कह रहे हैं कि ब्लड ने ऑक्सीजन ले ली, बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरी की पूरी ले ली और वो जो एयर है वो ऑक्सीजन फ्री हो गई, हमेशा कुछ ऑक्सीजन उसमें रहती है और उसी में CO2 मिक्स हो जाती है। तो जो एयर बाहर निकलती है उसमें CO2 ज़्यादा होती है, O2 कम, बट O2 होती ज़रूर है, ठीक है। सो दिस इज रॉन्ग वन। 1 कैन ब्रीद आउट एयर थ्रू यूस्टेचियन ट्यूब बाय क्लोजिंग बोथ नोज एंड माउथ। हाँ, ये मुझे एक बार मेरी स्टूडेंट ने बताया था कि स्विमिंग के दौरान उनको, ये स्विमिंग सिखाने के दौरान उनको इस तरह की कुछ एक्सरसाइज वगैरह सिखाते हैं कि क्या होता है बच्चों, यूस्टेचियन ट्यूब आपको ध्यान है, यूस्टेचियन ट्यूब हमारे जब हम ईयर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो मिडिल ईयर से एक ट्यूब होती है जो हमारे फेरिंग्स तक कनेक्टेड रहती है, एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है।
तो अब यूस्टेचियन ट्यूब का वैसे तो एयर से कोई रिलेशन तुम्हें समझ में नहीं आएगा, लेकिन तुम सोचो अगर फेरिंग से कोई ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, मैं ऐसे प्लास्टिक की ट्यूब नहीं कह रही कि तुम इमेजिन कर लो अंदर कोई प्लास्टिक की ट्यूब लगी हुई है, स्किन वगैरह से ही बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे ईयर को, तुम्हारे मिडिल ईयर को, क्योंकि मिडिल ईयर में एयर एंटर करेगी ना, साउंड वेव्स एंटर करेंगी ना, तो उससे वो आवाज़ होगी, ढप की आवाज़ होगी, वो पर्दे से टकराएगा जब साउंड वेव्स, तो उस आवाज़ को बैलेंस करने के लिए यहाँ से लगातार कुछ एयर यूस्टेचियन ट्यूब के थ्रू मिडिल ईयर में जाती रहती है और दोनों एक दूसरे को बैलेंस रखते हैं, ठीक है। तो यस, जो एयर हम इनहेल एक्सेल करते हैं वो एयर यूस्टेचियन ट्यूब से ईयर के कॉन्टैक्ट में भी रहती है। तो ये कह रहा है कि क्या हम ब्रीद आउट कर सकते हैं एयर को थ्रू यूस्टेचियन ट्यूब आफ्टर क्लोजिंग आवर नोज एंड माउथ। अगर हम दोनों को टाइटली बंद कर लें तो क्या एयर को यूस्टेचियन ट्यूब से निकाला जा सकता है? हम नहीं कर सकते अभी इजीली क्योंकि अपने को ये प्रैक्टिस में नहीं है, बट येस इट इज अ पॉसिबिलिटी। ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है कि इसमें से क्या पॉसिबिलिटी है, बहुत कॉन्शियस एफर्ट करना पड़ता है इसके लिए, तो दिस इज द राइट वन। मान लो तुम्हें नहीं भी समझ आ रहा तो तुम आगे के ऑप्शंस देख सकते हो। वन कैन कॉन्शियसली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट बाय मूविंग द डायाफ्राम अलोन विदाउट मूविंग द रिब्स। ये कह रहा है कि सिर्फ डायाफ्राम से ब्रीदिंग कर लें और इंटरकॉस्टल मसल्स या रिब्स का कोई मूवमेंट नहीं हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। द लंग्स कैन बी मेड फुल्ली एम्प्टी बाय फोर्सफुली ब्रीदिंग आउट ऑल एयर। ये भी हम पढ़ते हैं स्पायरोमेट्री में कि हम चाहे कितना भी डीप एक्सपिरेशन कर लें, रेजिडुअल वॉल्यूम हमेशा हमारे लंग्स में रहता है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। तो बाकी तीन तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, सो वी हैव टू गो विद ऑप्शन 2। ठीक है, क्लियर? अगेन ये स्पायरोमेट्री का क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम इस टॉपिक में मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमने मैकेनिज्म के तो क्वेश्चंस देख लिए, इसी टॉपिक में आपके स्पायरोमेट्री के बारे में भी दे रखा है, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ है बच्चों, जब आप ये पढ़ते हैं तो इसमें थोड़ा बहुत फोर्सफुल ब्रीदिंग के बारे में भी कुछ जगह पर पढ़ाया जाता है, बट एनसीईआरटी में ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक लाइन है कि अगर हम डीप इंस्पिरेशन एंड डीप एक्सपिरेशन कर रहे हैं जिसको बोलते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग, तो फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान, मैं आपको जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ, फोर्सफुल ब्रीदिंग के दौरान बड़े भाई के साथ जो छोटा वाला भाई है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, वो भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। एंड हमारे एब्डोमिनल वॉल में कुछ मसल्स होती हैं बच्चों, वो भी एब्डोमेन को थोड़ा सा रिलैक्स एंड कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे लंग्स को और ज़्यादा पुल करने का, भाई डीप ब्रीदिंग यानी डायफ्राम को और नीचे की तरफ खींचना है, उसके लिए जगह मिल जाए। तो जब हम फोर्सफुल ब्रीदिंग करते हैं तो उसमें कुछ एब्डोमिनल मसल्स हेल्प करती हैं। यहाँ पे लिख रहा है वी कैन इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ रेस्पिरेशन विद द हेल्प ऑफ एडिशनल मसल्स इन द एब्डोमेन। तो अगर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाए तो यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है, क्लियर? इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं है, ये तो आपको सबको पता है हमारी रेस्पिरेटरी रेट। नाउ कम ऑन द स्पायरोमीटर, है ना। आप सबने अगर देखा हो, टीवी में देखा हो या कहीं पर भी न्यूज़पेपर वगैरह में देखा हो, या कभी आप क्लिनिक्स पर गए हो, हॉस्पिटल्स में गए हो, कि जो रेस्पिरेटरी पेशेंट्स होते हैं, कोई भी उन्हें रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है, तो एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट टाइप होता है, कांच का सा बॉक्स होता है, इसमें कुछ बॉल्स लगी रहती हैं, एक पाइप होता है, उसमें डॉक्टर कहते हैं कि तेजी से फूंक मारो, है ना, और उससे एक मशीन जोड़ देते हैं जिससे कि वो आइडिया लगाते हैं कि इनकी जो इंस्पिरेटरी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है पेशेंट की, वो एप्रोप्रिएट है या चेंज हो गई है, तो उसी को स्पायरोमीट्री कहा जाता है। और स्पायरोमीट्री में 4 तरह के वॉल्यूम्स के बारे में आपको दे रखा है और इन चारों वॉल्यूम से कैलकुलेट किया जाता है कुछ कैपेसिटीज़ को, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ाने वाली हूँ, बहुत अच्छे से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में मैंने ये टॉपिक कवर किया हुआ है, हम डायरेक्टली इसके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो देखो 2024 में, है ना, ये आपको टॉपिक बच्चों पढ़ के ही जाना है। स्पायरोमेट्री कोई भी बच्चा छोड़ के नहीं जाएगा, लगातार इससे क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन तो फिक्स होता है, पूछा ही पूछा जाएगा। वो अलग बात है 2025 में बाई चांस ना आए, बट जनरली पूछा जाता है, ठीक है। सो देखो क्वेश्चन क्या था, इसमें आपको कैपेसिटीज दे दी और आपको बताना है किसको कौन से वॉल्यूम को जोड़ के वो आती हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ रखा है कि भाई टाइडल वॉल्यूम का मतलब नॉर्मली हम कितनी एयर इनहेल कर रहे हैं या कितनी एक्सहेल कर रहे हैं। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब डीप ब्रीदिंग में एक्स्ट्रा कितनी ले रहे हैं। एक्सपिरेटरी रिजर्व का मतलब डीप एक्सपिरेशन में एक्स्ट्रा कितनी छोड़ रहे हैं। और जो हमेशा लंग्स में रह रहा है वो रेजिडुअल वॉल्यूम। तो बहुत सीधा सा हिसाब किताब है बच्चों। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब हुआ कि जितना हम नॉर्मली इंस्पायर करते हैं प्लस जितना हम रिजर्व वॉल्यूम इंस्पायर करते हैं, तो टीवी और आईआरवी को जोड़ दो। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी कितनी होगी हमारी, जितना हम नॉर्मली एक्सपायर करते हैं प्लस जितना हम एडिशनली एक्सपायर या एक्सहेल करते हैं, इन दोनों को जोड़ दो। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि थोड़ी सी अलग है। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी में तुम्हें जो तुमने एक्स्ट्रा रिजर्व वॉल्यूम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो एक्सहेल किया ना,
और तुम्हारे फिर भी तुम्हारे लंग्स में जो रेजिडुअल वॉल्यूम रह गया, इन दोनों को मिलाकर तुम्हारे लंग्स की फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी माना जाता है। क्योंकि बहुत सीधी सी बात है कि ये कह रहा है कि हम ये कब कैलकुलेट करते हैं, जब हम नॉर्मल एक्सपिरेशन कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, अगर हमने नॉर्मल एक्सपिरेशन किया तो हमारे लंग्स में ERV पड़ा है और RV तो हमेशा पड़ा रहता है, तो इनको जोड़ोगे तभी तो FRC मिलेगा तुम्हें, ठीक है। देन वाइटल कैपेसिटी, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। वाइटल कैपेसिटी क्या होती है, बहुत सिंपल सी बात है। वाइटल कैपेसिटी में तुम शुरू के तीनों वॉल्यूम को ऐड कर दो, TV को ऐड कर दो, IRV को ऐड कर दो और ERV, मतलब जो लंग्स में पड़ा रहता है ना बस उसको हटा दो। उसके अलावा लंग्स जो भी एक्सचेंज कर रहे हैं वो सब तुम्हारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी है। एंड टोटल लंग कैपेसिटी में इन तीनों में तुम रेजिडुअल वॉल्यूम को भी ऐड कर दो। सिंपल, ठीक है। इन सब की डेफिनेशंस दे रखी हैं, वो एक बार आपको रीड करके जानी है, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। तो बहुत इजी है अब ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब हुआ TV प्लस ERV। कौन सा ऑप्शन है TV प्लस ERV का, ये रहा, तो इसको इससे मैच कर दो। ए का सेकंड दो ऑप्शंस में है। FRC अभी बताया था मैंने, ERV प्लस RV को ऐड करो, ये रहा, तो इसको फोर्थ से मैच कर दो। वाइटल कैपेसिटी में तीनों को ऐड कर दो एंड इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में TV और IRV को ऐड कर दो। सो ऑप्शन 1, ठीक है, क्लियर। देन वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, अभी बताया। वाइटल कैपेसिटी में क्या करो, जो 4 वॉल्यूम है उसमें से रेजिडुअल वॉल्यूम हटा दो तो तुम्हारे लंग्स की वाइटल कैपेसिटी आ जाएगी। यानी कि अच्छा ये देखो, यानी कि कहाँ गया, IRV ERV प्लस TV। ये मत कर देना गलती से कि माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम कर दिया, माइनस करने की जरूरत नहीं है हमें। आपको माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम तब करना है बच्चों जब आप, ये कैसे दिया है इन्होंने क्वेश्चन, वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग, ये तो फर्स्ट फॉर्मूला भी गलत तो नहीं है, बट इन्होंने शायद सही से नहीं लिखा। क्योंकि देखो जो हमारा TLC होता है ना, TLC में से अगर आप रेजिडुअल वॉल्यूम माइनस करोगे तो आपको वाइटल कैपेसिटी मिल जाएगा। अच्छा हाँ, ठीक है, सही है बच्चों, ये नहीं हो सकता ना। टोटल लंग कैपेसिटी में से जब आप रेजिडुअल वॉल्यूम माइनस करोगे तब आपको वाइटल कैपेसिटी मिलेगा, तो उसका फॉर्मूला फिर ये होगा, ठीक है। और बाकी सिंपली वाइटल कैपेसिटी तो तीनों वॉल्यूम्स को ऐड कर दो, ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्पायरोमीट्री का 2019 में आया हुआ है। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ एन एथलीट। एक एथलीट का तुम्हें वॉल्यूम दिया है, TV दिया है 500 और ERV, इनको हमेशा शॉर्ट फॉर्म में याद करो तो तुम्हें इजीली क्वेश्चन होंगे। दिया है 1000, तुमसे पूछा है उसकी एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बताओ। अभी बताया मैंने तुम्हें, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का मतलब TV प्लस ERV, दोनों दिए हैं क्या हमको, दोनों दिए हैं। लो 500 में 1000 ऐड कर दो यानी सीधा 1500। बट इसमें ये भी कहा है इफ द रेजिडुअल वॉल्यूम इज 1200 ml, जो सिर्फ तुम्हें उलझाने के लिए दिया है। रेजिडुअल वॉल्यूम की जरूरत ही नहीं है हमको एक्सपिरेटरी कैपेसिटी निकालने के लिए। हो सकता है कोई बच्चा दिमाग ही लगाता रह जाए और उसका टाइम वेस्ट हो जाए। सीधा आंसर होगा 2 यानी 1500 ml, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2018 में भी देखो क्वेश्चन आया हुआ है। मैच द आइटम्स इन गिवन कॉलम, अच्छा ठीक है, मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। टाइडल वॉल्यूम, अब यहाँ पर वैल्यूज हैं बच्चों, वैल्यूज कैसे याद करोगे। देखो टाइडल वॉल्यूम तो आप सबको पता है, 500 ml एयर हम इनहेल करते हैं नॉर्मली और 500 ml ही बाहर निकालते हैं। 1 मिनट का पूछ लें तो 500 को 12 से 16 बार जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट है उससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मैंने तुम्हें याद कर रखा है 5 टाइम्स ऑफ TV। अगर TV 500 है तो 500 का 5 गुना यानी 2500 से 3000, 5 to 6 टाइम्स, ठीक है। ERV हमने याद कर रखा है, इसका दुगना होता है। IRV में तो हम इसका 5 गुना एयर ले सकते हैं, बट ERV में हम सिर्फ इसकी दुगनी एयर ही बाहर निकाल सकते हैं। तो ERV इसका 2 टाइम्स यानी 1000 से 1100 ml होता है। लगभग इसी से मिलती जुलती वैल्यू होती है रेजिडुअल वॉल्यूम की 1100 से 1200 ml। इस रेंज को 1000 और बढ़ा दो, दैट्स इट। बहुत ईजी तरीका है इनको याद करने का, और इनके तो तुम्हें फॉर्मूला पता ही है, तुम ईजिली निकाल सकते हो। तो बताओ टाइडल वॉल्यूम कितना हुआ। टाइडल वॉल्यूम 500 से 550 दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। IRV इसका 5 गुना बताया मैंने, 2500 से 3000। ERV 1000 से 1100, 500 का 2 गुना। और रेजिडुअल वॉल्यूम ये रहा। अगर तुम इन दोनों में कंफ्यूज हो तो बहुत सीधी सी बात है, ERV थोड़ा कम है, रेजिडुअल वॉल्यूम थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा बहुत तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो A का 3rd कर दो, ये रहा। B का 1st करो एंड C 4th एंड D 2nd, ऑप्शन 2। डन, आगे बढ़ो। lungs are made up of air filled sac, the alveoli, ठीक है। they do not collapse even after forceful expiration, because क्यों नहीं होते वो collapse, because of क्या होता है हमारे alveoli में हमेशा residual volume, ठीक है। क्लियर, चाहे आप कितना भी फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर रहे हो, बाहर निकाल रहे हो एयर को, तब भी आपके लंग्स कोलैप्स नहीं होंगे बिकॉज ऑफ रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज विच इज द करेक्ट मैचिंग। ठीक है, मैचिंग पूछी है तुमसे बच्चों। कैसे पूछी है ये? अच्छा, सारे सही नहीं है, इनमें से सही वाले चूज करने हैं। पहले मैच कर लो। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना बताया था मैंने तुम्हें? 1100 से 1200 ml, तो ये वाली रेंज मैच कर रही है। वाइटल कैपेसिटी में तीनों को ऐड करना है, 500, इसका 5 गुना 2500 और इसका 2 गुना 1000, लगभग वाला है ये, है ना। तो इसकी वैल्यू आएगी कितनी? 4000 ml। बट ये बढ़ी हुई भी आ सकती है क्योंकि ये 2500 से 3000 होता है, ये 1000 से 1100 होता है, ये मैं 500 ही रख रही हूँ। तो अगर इन तीनों को ऐड करूंगी तो फिर ये आएगा, थोड़ा लिख के देखना पड़ता है मैम को, है ना। मैम की मैथ्स अब तुम्हारी इतनी स्ट्रांग नहीं रही बायो पढ़ाते पढ़ाते। तो ये इस रेंज में आएगा, तो मैं 4500 वाला लूँ बच्चों। देखो 4000 से 4600, तो वाइटल कैपेसिटी को मुझे इससे मैच करना पड़ेगा। IRV क्या था? टीवी प्लस, अच्छा सिर्फ IRV पूछा है, कैपेसिटी नहीं पूछी, सीधा वॉल्यूम पूछा है। तो ये 5 गुना था टीवी का, यानी 2500, ये तो सीधा सीधा है। और इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कितनी थी? टीवी प्लस IRV। टीवी होता है 500, IRV होता है इसका 5 गुना यानी 2500 से लेकर 3000, तो ये हो जाएगा 3000 से 3500। तो 3500 दे रखा है, सो ये इससे मैच कर लो। अब देख लो सही ऑप्शन कौन से हैं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा बना दिया टाइम कंज्यूम करने के लिए तुम्हारा। 2010 का क्वेश्चन है, अब नहीं आते इतने टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन। तो रेजिडुअल वॉल्यूम 1200 ml, यानी फर्स्ट, ओ माय गॉड कैसे दे रखा है इन्होंने। अच्छा वैल्यू, फर्स्ट की वैल्यू ये रही, ये तो गलत है। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट की वैल्यू ठीक है इस वाले ऑप्शन में, और कहीं नहीं है, तो इसमें ये वाली ठीक है। इसकी मैं फोर्थ देख लूँ, फोर्थ क्या है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी 3500, हाँ ये रहा, मुझे मिल गया। बस बाकी ऑप्शंस में अब हम दिमाग ही नहीं लगा रहे, बाकी ऑप्शन में वैसे भी ये गलत है। और सेकंड का 2500 भी गलत है। ठीक है, सो 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। डन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया हमारा स्पायरोमीट्री। ठीक, अब आते हैं हम नेक्स्ट स्टेप पर। खत्म करना है हमें, है ना। मैं कोशिश करूंगी अब PYQ सीरीज में एक सेशन में एक चैप्टर खत्म करने की, जितना हो सकेगा शॉर्ट करते करते, क्योंकि तभी हमारा टाइमली 2025 के एग्जाम से पहले आपका ये वाली सीरीज कंप्लीट हो पाएगी। चलो देखो, मैं छोड़ नहीं रही हूँ चीज़ें, सब कुछ समझा रही हूँ तुम्हें, बस थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी है मैंने अपनी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम नेक्स्ट। अब ये तो हमने समझ लिया ब्रीदिंग हम कैसे करते हैं। अब हम कह रहे हैं कि जो एयर हमारे अंदर आई, एल्वियोलाई में आई, वो और उसके चारों तरफ कैपिलरीज जो हैं उनके बीच में O2 CO2 का एक्सचेंज होगा। किस प्रोसेस के थ्रू होगा? सिंपल डिफ्यूजन। और सेम ऐसा ही एक्सचेंज एक और जगह होगा बच्चों, जो ब्लड कैपिलरीज सेल्स यानी टिश्यूज के चारों तरफ हैं, तो सेल और ब्लड के बीच में भी तो एक्सचेंज होगा, वो भी डिफ्यूजन के थ्रू होगा। तो इन दोनों डिफ्यूजन को समझाने के लिए दिस इज द बेस्ट डायग्राम। डबल सर्कुलेशन का डायग्राम है कि जो भी ब्लड हार्ट से लंग्स की तरफ जाता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये हो रहा पहला डिफ्यूजन। और जब ब्लड ऑक्सीजनेटेड सेल्स तक पहुंचता है तो ये रहा दूसरा डिफ्यूजन। दिस डिफ्यूजन इज प्रिंसिपल्ड बाय मतलब इज गवर्न्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल प्रेशर। गैसेस कैसे डिफ्यूज करती हैं? बेस्ड ऑन द पार्शियल प्रेशर। हमेशा कोई भी गैस अपने हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है। तो आपको इसमें मोटा मोटा क्या याद रखना है? प्रेशर की वैल्यूज याद रखनी है कि कहाँ पर किसका पार्शियल प्रेशर क्या है। और इसको भी रटने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसके लिए भी हमने एक ट्रिक बना रखी है। इफ़ यू रिमेंबर, CO2 के लिए तो बहुत आसान है, 40-45 40-45, पर ये तभी काम करेगी ट्रिक जब आपको ये सीरीज़ पता हो। और ये सीरीज़ कैसे बनाई है हमने? जैसे जैसे ऑक्सीजन घूम रही है, देखो सबसे पहले एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आई, कहाँ गई? एल्वियोलाई में। एल्वियोलाई के पास, और एल्वियोलाई के पास जो ब्लड वेसल्स हैं वो खाली नहीं है बच्चों। जो एल्वियोलाई के चारों तरफ ब्लड वेसल्स हैं वो ऑलरेडी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव कर चुकी है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से CO2 जाती है और उसके बदले में O2 आती है। तो हमेशा पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लिखना है, फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये लास्ट में ऑक्सीजन को किसको दे देगा? टिश्यूज को दे देगा। ठीक है, तो इसी सीक्वेंस में एटमॉस्फेरिक एयर में तो सबको पता है 0.03% CO2 होती है। CO2 का परसेंटेज होता है 0.03%, तो पार्शियल प्रेशर आएगा 0.3 mmHg। गड़बड़ मत कर देना, कहीं तुम कहो मैम 0.03 था, ये 0.03 परसेंटेज है, पार्शियल प्रेशर 0.3 हो जाएगा। आप सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, और उसके बाद 40-45 40-45। ठीक है, ये तुम आइडिया लगा सकते हो कि CO2 कहाँ ज़्यादा होगी? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में और टिश्यूज़ में। ठीक है, एंड ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन का परसेंटेज सबको पता है लगभग 21% होता है, तो उसी से पार्शियल प्रेशर निकालोगे तो 159। अब इसको हमने कैसे याद किया है? इसमें हमने इस तरह से याद किया है बच्चों कि जहाँ जहाँ ऑक्सीजन हाई होती है, एल्वियोलाई में
और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में वहाँ 100 के आसपास वैल्यू है, 100 में 5 बढ़ा दो, 100 में 5 कम कर दो, ठीक है, 104 और 95, क्लियर। और बाकी जहाँ जहाँ ऑक्सीजन कम होती है वो CO2 के बराबर है, कम CO2 40 है ना, तो कम O2 भी 40 है। अब उसके बाद आपको अपना कॉन्सेप्ट लगाना है कि कहाँ O2 कम है, कहाँ ज़्यादा है, कहाँ से कहाँ जाएगी, सब कुछ बहुत अच्छे से NCERT लाइन टू लाइन में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे मैं दोबारा नहीं बताऊंगी, डायरेक्टली हम क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो कि दो जगह हो रहा है हमारी बॉडी में, एक तो एट एल्वियोलाई और दूसरा एट टिश्यूज, ये कैसे हो रहा है, इस पे क्या क्या क्वेश्चंस हैं, सॉरी। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, देखो आया हुआ है क्वेश्चन 2021 में, पार्शियल प्रेशर की वैल्यूज पे आया हुआ है बच्चों क्वेश्चन। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 एट एल्वियोलाई, आपसे एल्वियोलाई पे पूछा, आप जरा वो ट्रिक काम करना, हमने पढ़ा O2 CO2 पहले एटमॉस्फेरिक एयर में, उसके बाद एल्वियोलाई में, है ना। ये तो 159 और 0.3 था, और उसके बाद CO2 40-45 था, और ऑक्सीजन जो है वो 100 से +5 ऊपर और 100 से +5 नीचे, तो +5 ऊपर यानी 105 या 104। तो इजीली आपको आंसर मिल गया PO2 104 एंड PCO2 40, ऑप्शन 2, है ना। तो कभी कभार जिसकी रटने की पावर अच्छी नहीं है, मेरी तो शुरू से नहीं रही, तो मैं हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसे लॉजिक घुसा के ही उसको याद करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। बट यस, उसको रिवाइज करना पड़ेगा, यानी लॉजिक एक बार डाल दिया, एक बार मैम का लेक्चर देख लिया, हाँ भाई हमें तो सब आ गया। अगेन मैं वही कहूँगी जो हमेशा कहती हूँ कि बायो को समझने के बाद उसे रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स इज, फिर से देखो 2016 में पूछा है कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स में कितना होगा, वैल्यू नहीं दी, रेफरेंस वैल्यूज दी हैं तुम्हें, ठीक है, किसके कंपैरिजन में, ये रहा एल्वियोलाई और यहाँ पर ब्लड, ये तो लिखा ही नहीं ऑक्सीजनेटेड ब्लड या डीऑक्सीजनेटेड, अब कैसे करें हम। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द एल्वियोलाई ऑफ लंग्स इज, ये तो गड़बड़ है बच्चों, क्वेश्चन देना चाहिए था ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात हो रही है डीऑक्सीजनेटेड की, चलो फिर भी पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। O2 की वैल्यू की बात हो रही है ना, O2 की वैल्यू यहाँ 105, यहाँ 95 से 104 भी कर सकते हो, और यहाँ कम वाली 40, ठीक है। तो मैं दोनों ब्लड से कंपेयर कर लेती हूँ एक बार। इक्वल टू ब्लड, ये तो गलत है, मोर देन दैट इन द ब्लड, 105 ब्लड के कंपैरिजन में ज़्यादा ही है, चाहे आप डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से कंपेयर करो चाहे ऑक्सीजनेटेड से, एल्वियोलाई में O2 की वैल्यू ज़्यादा ही है, देखा, तो हमें आंसर मिल गया। ऐसे नहीं कि क्वेश्चन देखते ही घबरा जाओ और यही सोचते रहो यार डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड क्या, एक बार लिख लो, सॉल्व कर लो, फिर दिमाग लगाओ, ठीक है। लेस देन इन द ब्लड, एल्वियोलाई में कभी भी कोई भी ब्लड से देख लो कम है ही नहीं, एंड लेस देन ऑफ CO2 भी नहीं, लेस देन CO2 तो O2 ऐसे ही नहीं हो सकती एल्वियोलाई में, बिकॉज यू नो O2 सिर्फ इतना सा है। सो ऑप्शन 2 डन। अच्छा ये लेस देन CO2, ठीक है, कोई नहीं, ओके डन। देन यहीं पर एक्सचेंज ऑफ गैसेज में एक बहुत अच्छा सा डायग्राम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी सब बच्चे अच्छे से देख के पढ़ के समझ के जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने आपको कि हमारा एल्वियोलाई एक बॉल की तरह है, उस बॉल के चारों तरफ पतले पतले पाइप्स हैं, दैट इज ब्लड कैपिलरीज। तो उसी को यहाँ पे स्कीमेटिकली समझाया है कि ये एल्वियोलर वॉल है स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी हुई, ये ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल को भी एक 3D में पाइप की तरह इमेजिन करो, एक पतला पाइप जिसकी पूरी वॉल ये ग्रीन कलर की जो स्क्वैमस एपिथेलियम सेल्स हैं उनसे बनी है। इफ़ यू रिमेंबर हमारे ब्लड वेसल्स में जो स्क्वैमस एपिथेलियम की लेयर होती है उसको एंडोथीलियम बोलते हैं, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाते वक्त आपको ये चीज़ याद कराई है, भूल गए तो आपकी गलती है। व्हाट इज़ एंडोथीलियम इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, है ना, कैपिलरीज में तो एक ही लेयर होती है, आर्टरी वेन में 3-3 लेयर्स होती हैं, तो सबसे अंदर वाली लेयर जो स्क्वैमस एपिथेलियम की बनी है उसको एंडोथीलियम कहा जाता है, ठीक है। नॉट ओनली हेयर, पूरी बॉडी में, हर ब्लड वेसल में, ठीक है, क्लियर। तो आपसे पूछा जाता है कई बार कि एयर को एल्वियोलाई से ब्लड में आना हो या ब्लड से एल्वियोलाई में आना हो, उसने कितनी लेयर क्रॉस की, तो इट इज़ अ 3 लेयर्ड डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। कौन सी 3 लेयर, एक लेयर एल्वियोलाई की है, एक लेयर एंडोथीलियम की है, और इन दोनों के बीच में जो आपको येलो कलर का हल्का सा सब्सटेंस दिख रहा है बच्चों, ये बेसमेंट सब्सटेंस है। एनसीईआरटी में इसके बारे में कहीं अलग से लिखा नहीं है, बट एनिमल टिश्यू पढ़ाते वक्त मैं तुम्हें हमेशा कहती हूँ कि जब भी एपिथेलियम की लेयर होती है तो एपिथेलियल सेल्स के नीचे एक जेली लाइक सब्सटेंस की
सेल्स की नहीं, जेली लाइक सब्सटेंस की लेयर होती है विच इज कॉल्ड बेसमेंट सब्सटेंस। तो ये एल्वियोलाई की हो गई, और ये अगर ब्लड वेसल है तो ब्लड वेसल का बेस इधर हुआ तो ये हो गई, तो दोनों की कॉमन जेली लाइक लेयर हो गई बेसमेंट सब्सटेंस, दैट इज द थर्ड लेयर ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। बट इन तीनों लेयर्स की थिकनेस मिलाकर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन तीनों लेयर की थिकनेस मिलाकर इज लेस देन 1 mm। 1 mm कितना सा होता है तुम्हारी स्केल में? 1 सेंटीमीटर नहीं, 1 mm, उस 1 mm से भी कम होती है। दैट्स वाई द एक्सचेंज इज वेरी फास्ट। ये मैंने एयर गलत लिख दिया, एयर का एक्सचेंज नहीं हो रहा है यहाँ पे, O2 एंड CO2 का एक्सचेंज हो रहा है, गैसेस का हो रहा है। ठीक है, क्लियर है क्या? ये इस पे क्वेश्चंस आते हैं। इसमें एक दो फैक्टर और हैं डिफ्यूजन में जो हेल्प करते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है कि CO2 का डिफ्यूजन फास्टर होता है बच्चों, क्योंकि CO2 20 to 25 टाइम्स हायर होता है, क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी 20 to 25 टाइम्स हायर है। ब्लड में जिसकी सॉल्युबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा गैस को लाएगा, उतना ही फास्ट उसका डिफ्यूजन करेगा। ठीक है, सिंपल, क्लियर। देन यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इसी फिगर पे क्वेश्चन आया हुआ है, हमें क्या करना है? करेक्ट आइडेंटिफिकेशन करना है। ए हमें एल्वियोलर कैविटी लग रही है, लिखा है मेन साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, बिल्कुल हो सकता है। देन ये डी इसमें दिख रहा है, ये बेसमेंट सब्सटेंस है, तो डी को इन्होंने कैपिलरी वॉल लिख दिया, तो ये गलत है। ये डायग्राम वहाँ बहुत अच्छे से आता है नीट में, इस तरह का नहीं आता, वो तो यहाँ पे प्रिंटिंग में ऐसा आपको दिख रहा है। ठीक है, देन बी को इन्होंने रेड ब्लड सेल्स लिखा है, बी आरबीसीज हैं जिनके लिए, अगर ठीक है बी आरबीसीज है, गलत नहीं है। देखो ये जो रेड कलर की सेल्स आपको दिखाई हैं आरबीसीज हैं, बट फंक्शन देखो क्या लिखा है, ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 मेनली। क्यों भाई? आरबीसीज में हीमोग्लोबिन भी तो है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट भी तो वही कर रही हैं, तो ये भी गलत हो गया। एंड सी इन्होंने ये जो है पूरी इसको होपफुली आर्टीरियल कैपिलरी लिखा है, और लिखा है पासेज ऑक्सीजन टू द टिश्यूज। ये कहाँ से अभी आर्टीरियल कैपिलरी आ गई? ये तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, तो ये पल्मोनरी कैपिलरीज हैं। एल्वियोलाई के आसपास तो पल्मोनरी कैपिलरीज होंगी ना, तो ये भी गलत हो गया। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 2, 2011 का क्वेश्चन था। ठीक है, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हो गए हमारे सारे मेन पॉइंट्स कवर। चलो ये सारी वैल्यूज हो गई, ये सारा हो गया। ये वाला याद है ना, किसी को भूल तो नहीं गए? पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन इज द एक्सेप्शन। हमारी बॉडी में जितनी भी आर्टरीज हैं वो सब हार्ट से ब्लड को ले जाती हैं ऑर्गन्स तक, सो दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, लेकिन ये जो आर्टरी है ये भी हार्ट से ही निकल रही है। लंग्स एक ऑर्गन है, लंग्स की तरफ ब्लड ले जा रही है, सो इसको आर्टरी ही कहना पड़ेगा बाय डेफिनेशन। जो भी ब्लड वेसल हार्ट से ऑर्गन्स की तरफ ब्लड को ले जाती है वो एक आर्टरी है, लेकिन ये एक ऐसी आर्टरी है विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, विच कैरी CO2 रिच ब्लड, क्योंकि लंग्स को लंग्स अकेले ऐसे ऑर्गन है हमारी बॉडी के जिनको हार्ट से ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिलता, बल्कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है, क्योंकि ऑक्सीजन का भंडार तो यहाँ खुद है, खुद ऑक्सीजन की फैक्ट्री लेके बैठे हैं, है ना, खुद वेंटिलेटर है तो हमारी बॉडी के, जहाँ से सारी फ्रेश एयर हमें मिलेगी। तो इसलिए पल्मोनरी आर्टरी एक एक्सेप्शन हो गया विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एंड सेम कहानी वेन्स की है, सभी ऑर्गन्स वेन्स के थ्रू CO2 को हार्ट में भेजते हैं। तो हर वो ब्लड वेसल जो हार्ट में खुलती है वो वेन, और हर ब्लड वेसल ऑर्गन्स से कैसा ब्लड लाएगी? CO2 रिच डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगी। लेकिन ये अकेली इकलौती ऐसी वेन है जो लंग्स से ब्लड को हार्ट में ला रही है, तो हुई तो वेन, क्योंकि ऑर्गन से ब्लड को हार्ट में ला रही है। बट हार्ट से तो थोड़ी ना, लंग से तो थोड़ी ना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, लंग से O2 रिच ब्लड आएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा। सो दिस इज द ओनली वेन इन आवर बॉडी विच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इस छोटे से कॉन्सेप्ट में भी आप नीट में कंफ्यूज हो जाते हैं, उल्टा कर देते हैं, ध्यान नहीं आता। तो हमेशा डेफिनेशन वाइज चलो कि नॉर्मली आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड रखती हैं, तो ये एक्सेप्शन हुई, नॉर्मली वेन्स डीऑक्सीजनेटेड रखती हैं, सो ये एक्सेप्शन हुई, तो कभी गलती नहीं होगी। ठीक है, मैं कह रही हूँ ना, जितना बायो में लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट्स को घुसा दोगे तुम, उतनी सिली मिस्टेक्स होनी बंद हो जाएंगी। सिली मिस्टेक्स या तो उन बच्चों की होती है जो बहुत ज़्यादा घबराए हुए रहते हैं, हमेशा टेंशन में रहते हैं, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इतनी टेंशन क्यों करनी है? तुम्हें एक एग्ज़ाम देना है, तुमने डिसाइड किया अपनी लाइफ में कि ठीक है यार मुझे ये फाइट करके डॉक्टर बनना है, तो तुम अपना बेस्ट एफर्ट ही तो दे सकते हो बच्चों, रिजल्ट थोड़ा तुम डिसाइड कर सकते हो। जो भी होगा तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा विश्वास जो है, तुम्हारे जो भी गॉड है जिनको भी तुम मानते हो, उन सबके मिले जुली चीज़ों से होगा। बट तुम्हारे हाथ में जो फर्स्ट वाला पार्ट है ना, एफर्ट्स, वो तुम्हारे हाथ में है, तो वो तुम जितना ज़्यादा करोगे फिर अपने आप उस अकॉर्डिंग तुम्हें रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो ऐसे घबराए हुए परेशान मत रहो कि एग्ज़ाम टाइम आ गया, क्या होगा क्या नहीं होगा। बस ये सोचो जो होगा ना
मेरे लिए अच्छा होगा। बस ये हमेशा सोच के रखना, तो देखना तुम्हारा एग्जाम जितना अच्छा हो सकता है उससे दुगना अच्छा हो जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस और अपने अपने पॉजिटिविटी को अपने साथ लेकर जाओगे ना अगर एग्जाम हॉल में, तो तुम्हें कभी गिल्ट नहीं होगा कि यार मेरी वजह से गलतियां हो गई। फिर जो हो रहा है वो डेस्टिनी के भरोसे छोड़ दो। ठीक है, क्लियर है क्या? चलो आगे बढ़ जाते हैं। एक्सचेंज के बाद आता है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। बहुत सिंपल सा टॉपिक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में बताया है कि ऑक्सीजन और CO2 का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। भाई ये वाला पार्ट, मतलब ये जो डायग्राम है इस डायग्राम में ये वाला पार्ट कि जब गैसेस यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रही हैं तो वो कैसे हुआ, तो आपको पता है। उसके लिए अगर हम ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट की बात करें तो वो दो तरह से होता है। 97% O2 कौन ले जाता है? 97% O2 हीमोग्लोबिन ले जाता है। बाय हीमोग्लोबिन किस फॉर्म में जाती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। बची कुछ जो 3% ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा में डिजोल्व फॉर्म में चली जाती है। ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा में O2 की सॉल्युबिलिटी कम है, सिर्फ 3% ही कैरी करेगा। जबकि CO2 के ट्रांसपोर्ट की अगर आप बात करो तो 3 तरह से ट्रांसपोर्ट होता है। बाय हीमोग्लोबिन अगर आप देखोगे तो CO2 को हीमोग्लोबिन लगभग कितना 23% ट्रांसपोर्ट करता है, अप्रॉक्सीमेटली 23%। ठीक है, प्लाज्मा में डिजोल्व होके जाती है 7%, ये ऐसे याद कर रखा है मैंने, तो 23 और 7 30, और बचा जो 70% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट तो सिर्फ इन दो ही मेथड से हो रहा था। CO2 का इन दो मेथड से सिर्फ 30% CO2 का ट्रांसपोर्ट हुआ है, तो बाकी की 70% CO2 बच्चों बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में जाती है। कैसे बनते हैं ये बाइकार्बोनेट? जैसे ही CO2 RBCs में आती है, ये भी RBCs ही कर रही हैं, ये वाला बाइकार्बोनेट कहीं और नहीं बन रहा, ये हमारी ब्लड वेसल है, ये ब्लड वेसल की RBC है। यहाँ से मान लो ये सेल से CO2 आई, 7% CO2 यहाँ डिजोल्व हो गई प्लाज्मा में, बाकी की CO2 सब RBC में चली गई। अब 23% CO2 तो हीमोग्लोबिन से जुड़ गई। ठीक है, अब जो 23 और 7 बची कितनी? 70%। जो 70% CO2 है ना बच्चों, वो ये वाला मैकेनिज्म शो करेगी। इन्हीं RBCs के अंदर वाटर भी तो है, RBC सेल है तो वाटर भी तो होगा, तो वो वाटर से रिएक्ट करके बाइकार्बोनिक एसिड बनाएगी, तुरंत टूट जाएगा बाइकार्बोनेट आयंस और हाइड्रोजन आयंस में। इस रिएक्शन को कैटेलाइज करने के लिए इफ यू रिमेंबर बायोमॉलिक्यूल्स में हमने एक एंजाइम का नाम पढ़ा था कार्बोनिक एनहाइड्रेज, जो 10 बिलियन टाइम्स इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देता है। वहाँ पे लिखा हुआ है 10 मिलियन टाइम्स, है ना, नॉट बिलियन, मिलियन टाइम्स। पढ़ा था ना कि 1 घंटे में इसके 200 मॉलिक्यूल बनेंगे, ये होगा तो 1 सेकंड में इसके 6 लाख मॉलिक्यूल बन जाएंगे, वही वाला एंजाइम है। अब ये जो बाइकार्बोनेट्स बने अंदर RBCs के अंदर, और ये भी ध्यान रखना थोड़ा बहुत इस रिएक्शन का पार्ट यहाँ प्लाज्मा में भी होता है, क्योंकि प्लाज्मा में भी ये एंजाइम प्रेजेंट है। हो सकता है छोटा सा पॉइंट है, बट इस पर क्वेश्चन आ जाए कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज कहाँ होता है, तो RBCs contain a very high concentration of this enzyme and minute quantities of the same is present in the plasma too। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज RBCs में भी है और थोड़ा बहुत प्लाज्मा में भी है, डू रिमेंबर। ठीक है, तो RBCs के अंदर बाइकार्बोनेट्स बन गए क्या? अब ये बाइकार्बोनेट अगर RBCs में ही बनते जाएंगे बच्चों तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल है। तो ये आप पढ़ते हो ना केमिस्ट्री में, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती जाएगी तो रिवर्स हो जाएगी रिएक्शन। इतनी मुश्किल से CO2 को पकड़ा था बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में, अब वापस बाइकार्बोनेट CO2 की फॉर्म में आ जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। तो बहुत ज़रूरी है प्रोडक्ट को RBC से हटाना। तो ये जो बाइकार्बोनेट्स हैं इनको लगातार RBCs प्लाज्मा में भेजेंगी कि भाई प्लाज्मा तुम थोड़ी देर के लिए इन बाइकार्बोनेट्स को रख लो। ठीक है, पर प्लाज्मा कहेगा यार मेरे पास तुम लगातार बाइकार्बोनेट दोगे तो एनायंस बढ़ जाएंगे, फिर मैं क्या करूं? तो RBCs ने कहा ठीक है तुम्हारे थोड़े एनायंस मुझको दे दो, मैं उन्हें संभाल के रख लेती हूँ। तो कौन से एनायंस जाएंगे? क्लोराइड आयंस जाएंगे। इसीलिए आप कहते हैं कि जब भी RBCs में CO2 के ट्रांसपोर्ट की तैयारी होती है उस दौरान हमें एक फिनोमिना देखने को मिलता है, दैट इज क्लोराइड शिफ्ट। बहुत सिंपल है याद रखना कि कौन अंदर जा रहा है कौन बाहर। बाइकार्बोनेट RBC में बने तो वो RBC से प्लाज्मा में आएंगे, उनके बदले में प्लाज्मा से RBC में क्लोराइड आयन जाएंगे। ठीक है, बढ़िया बात है भाई। यहाँ पर ये सब हो गया, अब ब्लड चल दिया इनको लेकर। अब जब ये तो मैंने तुम्हें कहाँ पे बताया है, एट टिश्यूज। अब जब हम एल्वियोलाई की बात करेंगे, है ना, ये ब्लड पहुँच गया एट एल्वियोलाई। जैसे वहाँ वो सेल बनाई थी मैंने, यहाँ एक एल्वियोलाई बना रही हूँ, सेल्स तो इसके बॉर्डर पे है। ठीक है, तो अब ये एल्वियोलाई जब यहाँ पर आया तो अब RBCs ने कहा कि लाओ प्लाज्मा मुझे मेरे बाइकार्बोनेट दे दो और उसके बदले में तुम्हारे क्लोराइड वापस ले लो। तो दिस इज कॉल्ड रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, और जैसे ही बाइकार्बोनेट वापस RBCs में आते हैं बच्चों, ये रिएक्शन रिवर्स में चलती है।
रिवर्स में चलकर वापस CO2 बन जाती है और तुरंत CO2 का डिफ्यूजन कर दिया जाता है एल्वियोलाई में। तो बस इस तरह से ब्लड CO2 का एक्सचेंज करता है और फाइनली एल्वियोलाई तक पहुंचा देता है। ठीक है, ये मेन मैकेनिज्म है जिसमें बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो वो मैंने तुम्हें यहाँ पर बता दिया, बाकी सारे मैकेनिज्म से तुम पढ़ते हो। ओके, एक और छोटी सी चीज़ बता देती हूँ, जब हम ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं तो वहाँ पर ये चीज़ आती है कि जैसे मैंने तुम्हें अभी CO2 का ट्रांसपोर्ट समझाया, वैसे तुम खुद सोचो, चलो खुद सोचो कि जब ब्लड से ऑक्सीजन आई, जब ब्लड से एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ब्लड में आई बच्चों, तो यहाँ पर आपको मैं कह रही हूँ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से रिएक्ट करके बनाएगी ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में ऑक्सीजन को पकड़ा हुआ है ब्लड ने और वो चल रहा है, और जैसे ही टिश्यूज़ पर पहुंचेगा, ये कहाँ हुई थी, एल्वियोलाई पर, जैसे ही टिश्यूज़ पर पहुंचेगा ये भी रिवर्स में होगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मतलब ये ब्लड में हो रही है रिएक्शन। ठीक है, कहाँ पर हो रही है, ब्लड में हो रही है रिएक्शन, कि ब्लड में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ब्लड में जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूट जाएगा ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन में, और जो ऑक्सीजन है वो टिश्यूज़ को सप्लाई हो जाएगी। तो एक क्वेश्चन ये उठता है कि यार सेम रिएक्शन को कैसे पता चलता है कि कब मुझे फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना है और कब मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में होना है। तो उसके लिए 4 फैक्टर्स हैं जिन पर क्वेश्चन आता है, यू हैव टू रिमेंबर। कौन से 4 फैक्टर इसको डिसाइड करते हैं, PO2, PCO2, टेम्परेचर एंड pH। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखो, अगर हम एल्वियोलाई की बात कर रहे हैं तो एल्वियोलाई हमारी बॉडी के वेंटिलेटर्स है ना, हमेशा फ्रेश एयर आती है, तो एल्वियोलाई में PO2 हाई रहता है, PCO2 लो रहता है, यू नो द वैल्यूज पढ़ी है हमने अभी। टेम्परेचर, फ्रेश एयर जहाँ पर होती है वहाँ कूलिंग रहती है ना, अगर आपके रूम में खिड़की दरवाजे खूब लगे हैं तो ठंडक रहेगी, AC की ठंडक की बात नहीं कर रही हूँ, खिड़की दरवाजों की ठंडक। ठीक है, सो टेम्परेचर हमारे लंग्स में एल्वियोलाई में लो रहता है, और जो pH है वो आपको कैसे याद रखनी है बच्चों, आप इसको है ना pH की जगह पहले हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन से याद रख लोगे क्या, या चलो pH से याद रख लो, कोई बात नहीं। हमारे जो एल्वियोलाई है ना, जस्ट ऐसे याद रखना कि हमारे जो एल्वियोलाई हैं वहाँ पे हाइड्रोजन आयंस कम होते हैं। हाइड्रोजन आयंस कम होने का मतलब हाइड्रोजन, हाँ मुझे इसीलिए मैं हाइड्रोजन आयन लिख रही थी, इसको हाइड्रोजन आयन लिखो। हाइड्रोजन आयंस भी क्या होते हैं वहाँ पर, कम होते हैं, जो टेम्परेचर वही हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये 3 वैल्यू तो लो है, सिर्फ PO2 हाई है। ये फैक्टर्स इस रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और टिश्यूज़ पर जस्ट उल्टा कर दो इन सारी कंडीशंस को। टिश्यूज़ में ऑक्सीजन कम है, CO2 लगातार बन रही है तो हाई है, हीट बनती है टिश्यूज़ में तो टेम्परेचर भी हाई है, और हाइड्रोजन आयंस की कॉन्सेंट्रेशन भी हाई है। हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन हाई का मतलब pH लो, प्लीज़ गड़बड़ मत करना। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा है तो एसिडिक pH हुई ना, लो pH हुई। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को बात। तो इस तरह से ये पूरा प्रोसेस मैनेज किया जाता है कि कब रिएक्शन को फॉरवर्ड होना है, कब बैकवर्ड। इन 4 फैक्टर्स को रटना नहीं है, समझ के याद रखना है कि एल्वियोलाई पर क्या होंगे और लंग्स इसमें टिश्यूज़ में क्या होंगे। ठीक, क्लियर, तो तुम्हारे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, 2024 में ही आया हुआ है, देखो कितना आसान क्वेश्चन। विच फैक्टर्स आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन इन एल्वियोलाई। अब तुम्हें कुछ दिमाग नहीं लगाना, एल्वियोलाई में मैम ने क्या बताया, O2 हाई रहती है, यानी हाई PO2। ठीक है, PCO2 हाई हटा दो, हाई PO2 एंड लेस हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल ठीक है। लो PCO2 भी ठीक हो सकता था, है ना, लो PCO2 भी, लेकिन यहाँ पर ये गलत हो गया और ये गलत हो गया। तो एल्वियोलाई पर जो कंडीशंस हैं, चाहो तो आप पहले रफ में चारों कंडीशन लिख लो, फिर अपना सही आंसर निकाल लो। कई बार दिक्कत आती है बच्चों को कि सीधा सीधा ऑप्शन पढ़ते हैं ना तो दिमाग में गुम हो जाता है कि यार लो क्या था, हाई क्या था। तो तुम्हें याद है तो फटाफट रफ स्पेस में लिख लो और फिर देख लो विच इज़ द करेक्ट वन। ठीक है, क्लियर। 2022 का क्वेश्चन है, अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर हाउ मच ऑफ O2। तो ये तुम्हारी बुक में अपने बहुत एक सिंपल सी लाइन है, 2 लाइन्स हैं, उनको हाईलाइट कर दे रखा है कि एवरी 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑफ O2 को ले जाता है, डिलीवर करता है टिश्यूज़ को, नॉट ले जाता है, कैरी अलग होता है, डिलीवर अलग होता है। और अगर हम CO2 की बात करें तो 5 ml की जगह उसको तुम 4 ml कर देना। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कितनी CO2 डिलीवर करता है एल्वियोलाई को, सप्लाई करता है 4 ml। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे तुमसे पूछा है O2 के लिए क्वेश्चन है ना, ये 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर। ठीक है, तो O2 ये सब जगह आएगा, यहाँ पे लाइन लिखी हुई नहीं है, तो 5 ml O2, ये रहा ऑप्शन 2। ठीक है, क्लियर।
देन अगेन देखो 2021 में सेम क्वेश्चन आया हुआ है, सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन एट एल्वियोलाई। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो 2024 में था, बस यहाँ पे चारों फैक्टर दे दिए। तो चारों में से बस PO2 को हाई रखना है बच्चों, बाकी तीनों लो है, तो लो PCO2, लो हाइड्रोजन, लो टेम्परेचर, वेरी सिंपल। बस यहाँ अगर गलती से लो pH लिख देते और तुम उसको टिक करके आ जाते तो तुम्हारा आंसर गलत हो जाता। pH लो नहीं है, हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन लो है, जिसकी वजह से pH हाई मानोगे तुम, ठीक है। इसलिए हाइड्रोजन आयन से याद रखना कि तीनों लो है, तो फिर दूसरी चीज गड़बड़ नहीं होगी। देन 2020 में आया है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। फिर से आ गया देखो, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज मेनली रिलेटेड टू PO2। यस, बिल्कुल ठीक बात है, हमें रॉन्ग निकालना है। जो बाइंडिंग हो रही है O2 और हीमोग्लोबिन की, वो मेनली चार में से सबसे मेन फैक्टर कौन है जो उसे गवर्न करता है, वो है PO2, ध्यान रखना, ठीक है, लिखा है NCERT में। PCO2 कैन इंटरफेयर विद O2 बाइंडिंग विद हीमोग्लोबिन। जो CO2 की वैल्यू है ना बच्चों, वो जो PCO2 की वैल्यू है वो इंटरफेयर करती है ऑक्सीजन बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन को। ये बात भी सही है, हालांकि तुम पढ़ते नहीं हो तो उस पर तुम क्वेश्चन मार्क डाल दो। हायर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इन एल्वियोलाई, शुरू में ही गड़बड़ कर दी, कह रहा है एल्वियोलाई में हाइड्रोजन आयन ज्यादा होते हैं, कभी नहीं, हाइड्रोजन आयन कम होते हैं, ठीक है। लो PCO2 इन एल्वियोलाई, सही है, फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ये लिख देता फेवर्स द डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन तो ये गलत हो जाता, ठीक है, तो ये भी सही है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट ये वाला हो गया। ये जो स्टेटमेंट है जिसके बारे में तुम्हें पता नहीं है, वो जब हम O2CO2 का ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म पढ़ते हैं तो कुछ डिटेल्ड बुक्स में, जब तुम बोर्स इफेक्ट पढ़ते हो, हेल्डेंस इफेक्ट पढ़ते हो, मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा रखा है सब लेक्चर में, हालांकि अब नहीं पूछते तो मत पढ़ना एंड टाइम पे, तुम उन सब में आता है कि कैसे PCO2 इंटरफेयर विद दिस बाइंडिंग। जब हम ये ग्राफ पढ़ते हैं, इस ग्राफ पे भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना, O2 ट्रांसपोर्ट में आप एक ग्राफ पढ़ते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, क्या शेप होती है इस ग्राफ की, सिग्मॉइड कर्व, सिंपली क्वेश्चन पूछा जाता है तो हम बोलते हैं ना कि दिस कर्व विल बी शिफ्टेड टू राइट बोर्स इफेक्ट में, क्योंकि PCO2 हाई होने की वजह से उनकी जो बाइंडिंग कैपेसिटी है वो कम हो जाती है, ठीक है। तो बस वही चीज़ यहाँ पर है। इस कर्व में तुम याद रखना कि है ना, कितने पार्शियल प्रेशर पर कितनी सैचुरेशन कैपेसिटी है। अब मैं पूरा अभी रिवीजन नहीं करा रही हूँ इसका, फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा उसमें, ठीक है, वो सब पढ़ा रखा है मैंने। बस आप तो इसकी शेप लास्ट टाइम पे शेप रिवाइज कर लेना कि ये सिग्मॉइड कर्व होता है, और देख लेना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या क्या है। तो एक्स एक्सिस पे PO2 की वैल्यू है, वाई एक्सिस पे हीमोग्लोबिन का सेचुरेशन है, परसेंटेज सेचुरेशन की, कितना परसेंट वो O2 के साथ बाइंड हो रहा है। यहाँ पे एक चीज़ और लिखी हुई है कि अगर हम हीमोग्लोबिन की बात करें तो बच्चों हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल दो चीज़ों से बनता है, हीम प्लस ग्लोबिन। हीम पिगमेंट है, ग्लोबिन प्रोटीन है, और एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल जो होता है ना, वो मैक्सिमम 4 O2 को अपने साथ बाइंड कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है हमेशा 4 O2 से जुड़ेगा, इट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी, PO2 की वैल्यू, ये एक से भी जुड़ सकता है मिनिमम, और मैक्सिमम 4 O2 से भी जुड़ सकता है, ठीक है, क्लियर, रिवर्सिबल मैनर में जुड़ता है, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन में। देन नेक्स्ट कह रहा है, ये देखो, रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड, ठीक है। थोड़ा सा बोर्स इफेक्ट बता ही देती हूँ मैं तुम्हें। बोर्स इफेक्ट ये होता है बच्चों, बोर्स इफेक्ट का मतलब है कि अगर PCO2 या हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी, ठीक है, टिश्यूज़ पर देखने को मिलता है कि टिश्यूज़ पर आपको पता है ना, वैसे भी लगातार टिश्यूज़ CO2 बनाते हैं तो PCO2 की वैल्यू ज़्यादा होती है, और टिश्यूज़ में हाइड्रोजन आयंस भी बनते रहते हैं तो हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होती है। तो टिश्यूज़ के आसपास जो ब्लड है वहाँ पर अगर नॉर्मल से भी ज़्यादा ये वैल्यूज़ बढ़ जाएँ, PCO2 और बढ़ जाए, हाइड्रोजन आयन बढ़ जाए, यानी एसिडिक pH हो जाए ब्लड की, एसिडिक pH हो जाए ब्लड की, तो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की जो बाइंडिंग कैपेसिटी है, जो उनके बाइंड होने का जो सेचुरेशन है, वो कम हो जाता है बच्चों। कम हो जाने का मतलब है कि अगर हम कह रहे हैं नॉर्मली कि मान लो यहाँ पर 60 पार्शियल प्रेशर पर ये 90% सैचुरेट हो रहा है, और मैं तुम्हें कह रही हूँ कर्व विल बी शिफ्टेड टू राइट साइड, ये राइट साइड शिफ्ट हो गया ना कर्व, तो अब 60 पर ये सिर्फ 80% ही सैचुरेटेड है। जो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन परसेंटेज है ऑक्सीजन के लिए वो कम हो जाता है अगर CO2 एंड मतलब सिंपली अगर ब्लड में एसिडिक pH हो जाए, तो ज़्यादा एसिडिक हो जाए तो ब्लड, दिस इज कॉल्ड बोर्स इफेक्ट, चाहो तो शॉर्ट में लिख लेना, ठीक है। तो उसी पर क्वेश्चन है ये कि रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड, यानी एसिडिक pH, जब भी ऐसा कुछ हो ना लिख लिया करो बच्चों, रिडक्शन इन pH ऑफ ब्लड, हम पढ़ रहे हैं
कुछ और पड़ जाएं इसको, रिडक्शन इन हाइड्रोजन आयन, यहाँ पे एक तरह से हाइड्रोजन आयन बढ़ गए, तभी तो पीएच कम हुई, एसिडिक की तरफ गई। तो ये कह रहा है विल, इससे क्या होगा, डिक्रीज द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। पहला आंसर ही हमको मिल गया, इसी को बोर्ड्स इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्लियर। Approximately 70% of CO2 absorbed by the blood will be transported to the lungs in the form of bicarbonate ions. Simple, 70% बाइकार्बोनेट्स की फॉर्म में होता है। ठीक है, ये क्या दिया है यहाँ पे, व्हाट इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ती है तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। तो आप क्या करते हो, जब CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ती है तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देते हो, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं। जब CO2 हीमोग्लोबिन से जुड़ती है बच्चों तो कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बनता है। कार्बोक्सी मत बनाना, कार्बोक्सी तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। अगर कोई पर्सन ऐसे एनवायरनमेंट में सो गया, कोई रूम में कोल का हीटर जल रहा है या CO रिच एनवायरनमेंट है, तो CO जब हमारी बॉडी में जाएगी, दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड, ये हीमोग्लोबिन से जुड़ेगी तो हमारी बॉडी में बनेगा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, विच इज़ अनडिजायरेबल कंपाउंड। हम कभी नहीं चाहते कि हमारा हीमोग्लोबिन CO से जुड़े, क्योंकि इसकी CO से जुड़ने की एफिनिटी इज़ वेरी हाई। अगर हीमोग्लोबिन CO से जुड़ने लगा तो ना वो ऑक्सीजन सप्लाई करेगा, ना वो CO2 निकालेगा, पर्सन की सफोकेशन से ही डेथ हो जाएगी, हाइपोक्सिया हो जाएगा पर्सन को। ठीक है, तो तीनों कंपाउंड ध्यान रखेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन एंड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, नेक्स्ट, अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन a large proportion of oxygen remain unused in the human blood even after its uptake by the body tissues, this oxygen। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप का सा क्वेश्चन है, 2011 में आया है। ये कह रहा है कि जितनी ऑक्सीजन हमारे ब्लड में होती है, ऐसा नहीं ब्लड सारी ऑक्सीजन सेल्स को बांट के फ्री हो जाता है, भाई अब मैं तो आराम करूंगा। हमेशा ब्लड को अपने पास ऑक्सीजन का रिजर्व रखना पड़ता है। तो ये पूछ रहा है कि जो ऑक्सीजन का रिजर्व है ये किसके लिए रखा है ब्लड ने, बहुत इजीली पता लगा लोगे तुम। इट एक्ट एज अ रिजर्व ड्यूरिंग मस्कुलर एक्सरसाइज। क्या पता कब बॉडी अचानक कंडीशन आ जाए, भागने दौड़ने लग जाए, एकदम से कोई पीछे पड़ जाए। जनरली हमें अचानक अगर कोई कंडीशन आती है तो हम अपनी मसल्स को ही सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मसल्स को प्रोवाइड करने के लिए वो ऑक्सीजन रिजर्व होता है। ठीक है, इट रेजेस द PCO2 इज इनफ टू कीप, नहीं। हेल्प्स इन रिलीजिंग, नहीं। सिंपली फर्स्ट ऑप्शन ध्यान रखना। ठीक है, bulk of CO2 released from body tissues into the blood is present as, ये कह रहा है कि most of CO2 किस फॉर्म में जाती है, बाइकार्बोनेट्स इन ब्लड प्लाज्मा एंड RBCs। सही है ना, बाइकार्बोनेट दोनों जगह बनेंगे, RBCs और प्लाज्मा में। फ्री CO2 70% कार्ब अमीनो कर दिया, कार्ब अमीनो 23% है। ठीक है, तो ऑप्शन 1। देन व्हाट इज ट्रू अबाउट RBCs इन ह्यूमंस, 2010 का क्वेश्चन है बच्चों। RBCs के लिए ट्रू पूछा है हमसे। दे कैरी 20 to 25% ऑफ CO2, नहीं। दे ट्रांसपोर्ट 99.5% ऑफ O2, ये भी नहीं, क्योंकि RBCs में हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन ये वाला एक बार मैं इस पर क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। अगर हीमोग्लोबिन के रेफरेंस में देख रहे हैं ना बच्चों, तो हीमोग्लोबिन हम 23% कहते हैं ना, वो 20 से 25 का एवरेज ही बोलते हैं। तो इस पर मैं क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ। ये तो गलत हो गया, क्योंकि हीमोग्लोबिन से 97% होता है। दे ट्रांसपोर्ट अबाउट 80% ऑक्सीजन ओनली, भी गलत हो गया, एंड 20% इज ट्रांसपोर्टेड इन ब्लड प्लाज्मा, परसेंटेज गलत दिया है, 97 और 3 होगा। दे डू नॉट कैरी CO2 एट ऑल, ये भी गलत है। हाँ, तो फिर उस रेफरेंस में यहाँ पे फर्स्ट ही सही ऑप्शन हुआ। मैं एक्चुअली इसमें RBCs में ना वो भी जोड़ रही थी, बाइकार्बोनेट आयंस वाले CO2 को। ठीक है, इन्होंने हीमोग्लोबिन के रेफरेंस में पूछा है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्लियर। नाउ लास्ट टॉपिक पर आ गए हम, सेकेंड लास्ट सॉरी, फिर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन का, ये कैसे रेगुलेट होता है। ठीक है, तो उसके लिए आपको पता है कि हमारे जो ब्रेन है उसमें इंस्पिरेटरी और एक्सपिरेटरी सेंटर्स हैं। वैसे एक्चुअली ये तो बहुत डिटेल हो गया, सिंपली अगर देखा जाए तो हमारे ब्रेन में 2 सेंटर्स हैं, एक है रिदम सेंटर और एक है न्यूमोटैक्सिक सेंटर। P से स्टार्ट होती है स्पेलिंग, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, है ना। रिदम सेंटर नाम से ही पता चल रहा है, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन की जो रिदम है, सांस लेना छोड़ना, उस रिदम को कंट्रोल करता है। तो जो प्राइमरी रेगुलेशन है वो रिदम सेंटर करेगा। इट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल टू मेंटेन द रिदम, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन को मेंटेन करेगा।
बट अगर इसको मॉडरेट करना है, इसको सिग्नल्स देने हैं कि रेट को बढ़ाओ या कम करो, तो उसके लिए बैठा है इसका बॉस यानी न्यूमोटैक्सिक सेंटर। इट मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रिदम सेंटर। पी फॉर न्यूमोटैक्सिक, पी फॉर प्रिंसिपल। ये समझ लो कि ये उसका भी प्रिंसिपल है, रिदम सेंटर का भी। ठीक है, सिंपली याद रखने का तरीका है, नथिंग एल्स। क्लियर? एंड यहाँ पे एक लाइन लिखी है कि जो न्यूरल सिग्नल्स हैं कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन देयर बाय ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। कई बार इस लाइन को पढ़ के बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन का मतलब फास्ट रेस्पिरेशन। जब भी कभी हमारी बॉडी को लगता है कि CO2 बढ़ गई, एसिडिक पीएच हो गई ब्लड में, तो वो सिग्नल्स भेजते हैं। न्यूमोटैक्सिक सेंटर रिदम सेंटर को सिग्नल भेजता है और कहता है इंस्पिरेशन की रिदम को ड्यूरेशन को कम कर दो, मतलब जल्दी जल्दी इंस्पिरेशन कराओ। जल्दी इंस्पिरेशन होगा तो जल्दी एक्सपिरेशन होगा, तो O2 अंदर आएगी, CO2 बाहर निकलेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, जब भी जरूरत पड़ती है जनरली फास्ट कर दिया जाता है, यानी ड्यूरेशन को रिड्यूस कर दिया जाता है। एक तो तरीका ये हो गया। ठीक है, अब बताता कौन है इन सेंटर्स को कि CO2 बढ़ गई या एसिडिक पीएच हो गई? तो उसके लिए हमारी बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स हैं जिनको कीमोसेंसिटिव जोन्स बोला जाता है। अलार्म बेल्स हैं ये, है ना। कीमोसेंसिटिव किसके लिए सेंसिटिव है ये? दो चीज़ों के लिए, CO2 के लिए एंड हाइड्रोजन आयंस के लिए। कभी भी अगर हमारे ब्लड में CO2 या हाइड्रोजन आयन दोनों एसिडिक हैं, CO2 एसिडिक गैस है, हाइड्रोजन आयंस भी एसिडिक होते हैं, तो हमेशा ध्यान रखो जब भी हमारे ब्लड का पीएच ज़रूरत से ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा, तुरंत ही अलार्म बेल सिग्नल भेजेंगी और रिदम सेंट मतलब सिग्नल्स भेजेंगे और उससे नेसेसरी चीज़ें होंगी। तो ये अलार्म बेल्स कहाँ होती हैं? ये अलार्म बेल्स दो जगह होती है बच्चों। एक तो बिल्कुल रिदम सेंटर के बगल में लगा दी कि वहाँ से जो भी ब्लड जा रहा है, रिदम सेंटर ब्रेन में कहीं है तो ब्रेन के आसपास भी तो ब्लड कैपिलरीज हैं, वहाँ से भी तो ब्लड जाता है, तो एक तो रिदम सेंटर के पास लगा दी। ठीक है, दूसरी कहाँ लगा दी? दूसरी लगाई है हमारे हार्ट के पास। आपको ध्यान है हार्ट से एक एओर्टा निकलता है, ऐसे आप जब हार्ट ड्रॉ करते हो तो यहाँ से एक आर्च ऑफ एओर्टा निकालते हो, है ना। तो ये जो एओर्टिक आर्च है यहाँ लगा दी, यहाँ पे ये अलार्म बेल्स लगा दी अंदर वॉल में कि जब भी ब्लड निकलेगा, एकदम फ्रेश ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना ये, तो अगर इसमें भी CO2 हाई है तो मतलब चिंता की बात है, फटाफट सिग्नल्स भेजो। और एक हमारी कैरोटिड आर्टरीज में भी लगाई है। कैरोटिड वर्ड बच्चों ब्रेन में जो ब्लड सप्लाई होती है ना उनको कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं। यहाँ नेक से ऊपर से जाती हैं ब्रेन की तरफ, वो कैरोटिड आर्टरीज हैं। कि कभी भी ब्रेन की तरफ, ब्रेन एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है ना हमारी बॉडी का, ब्रेन में CO2 रिच ब्लड नहीं पहुंचना चाहिए। तो तीन ऐसी जगह जो बहुत सेंसिटिव है वहाँ पर इन अलार्म बेल्स को लगाया है। एओर्टिक आर्च में, ब्रेन की ब्लड वेसल्स कैरोटिड आर्टरीज में। इसमें कैरोटिड को तुम ना कोरोनरी के साथ मिक्स मत कर देना, कोरोनरी हार्ट की होती है, कैरोटिड ब्रेन की होती हैं। और एक रिदम सेंटर के बगल में लगा दी, तुरंत सिग्नल दे दो, तुरंत काम कर दो। ठीक है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो कितनी अजीब बात है कि हमें लगता है O2 और CO2 में ऑक्सीजन का रोल ज़्यादा होता होगा, नहीं। जब रेगुलेट करने की बारी आती है रेस्पिरेशन की को, तो हमारी बॉडी को इस बात से इतना फर्क नहीं पड़ता कि ऑक्सीजन थोड़ी कम ज़्यादा हो गई है, पर CO2 अगर ज़्यादा हो गई है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमारा जितना भी रेगुलेशन है वो ऑक्सीजन से नहीं हो रहा, वो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन से होता है। द रोल ऑफ ऑक्सीजन इन द रेगुलेशन इज क्वाइट इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, क्लियर है, डन। तो इस पे देखें हम ज़रा क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं रेगुलेशन पे। 2015 में था देखो आखिरी क्वेश्चन। रेगुलेशन पे इतने फ्रिक्वेंटली नहीं आते क्वेश्चन, बट अगेन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पढ़ के नहीं जाओगे। व्हेन यू होल्ड योर ब्रेथ विच ऑफ द फॉलोइंग गैस चेंजेस इन ब्लड वुड फर्स्ट लीड टू द अर्ज टू ब्रीथ। इसमें से क्या होगा? अगर आपने ब्रेथ को होल्ड किया है तो CO2 बाहर नहीं निकल पा रही है, CO2 बढ़ जाएगी। सो राइजिंग CO2 एंड फॉलिंग O2। अब इसको चूज करें या इसको करें? फोर्थ को, क्योंकि कह रहा है ऑक्सीजन से तो फर्क ही नहीं पड़ता। तो जो सिग्नल्स जाएंगे वो किसकी वजह से जाएंगे? राइजिंग CO2 की वजह से। ठीक है, लो एक मतलब 15 सालों में एक क्वेश्चन आया है इस टॉपिक पर। ओके, बट वी नेवर नो ना, क्या पता इस बार आ जाए। तो आप ये तो नहीं कह सकते आउट ऑफ NCERT पूछ लिया आपने, NCERT से ही पूछेंगे। डिसऑर्डर्स में 3 डिसऑर्डर हैं, वेरी सिंपल। अस्थमा को कुछ बच्चे इन्फेक्शियस समझ लेते हैं, मैं पढ़ाते वक्त शुरू में ही बोल देती हूँ अस्थमा एलर्जिक डिसऑर्डर है, किसी पैथोजन से नहीं होता। अस्थमा के पेशेंट्स को बहुत खांसी आती है, एकदम उनकी सांस भर जाती है, उन्हें इन्हेलर वगैरह लेने पड़ते हैं। आपको एक अस्थमैटिक पेशेंट से दूसरे को अस्थमा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि अस्थमा इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं है। अस्थमा में कफिंग हो रही है, बट वो कफिंग क्यों हो रही है? क्योंकि उस पर्सन को किसी एलर्जन की वजह से एलर्जी है। तो अगर वो एलर्जन के कांटेक्ट में आएगा, धूल मिट्टी, पॉलन ग्रेन्स जो भी हैं, माइट्स वगैरह, तो तुरंत उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बहुत ज़्यादा म्यूकस बनाने लगेगा, उसके ब्रोंकाई कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएंगे, हिस्टामिन वगैरह रिलीज होगा। इस वजह से उसको ये सारे एक्शंस होते हैं, सारे सिम्टम्स आते हैं। ठीक है,
डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग जिसको डिस्निया बोलते हैं, वीजिंग साउंड, लगातार म्यूकस पाइप में भर गया तो उससे वीजिंग साउंड क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। इन्फ्लेमेशन तो होगा ही, ब्रोंकाइटिस जिसको आप बोलते हैं, ये सब अस्थमा के सिम्टम्स हैं, क्लियर। एम्फाइसीमा जनरली स्मोकर्स में होता है, जो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स में जो एल्वियोलाई हैं बच्चों, लगातार कार्बन जो सिगरेट का धुआं है वो उनके अंदर लंग्स में जाकर इकट्ठा हो रहा है, तो एल्वियोलाई की वॉल को डैमेज करता है, और अगर एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो गई तो रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो जाएगी। इसी को सिंपली एम्फाइसीमा कहते हैं, ठीक है। कई बार बहुत सीवियर इन्फेक्शंस में भी एम्फाइसीमा हो जाता है, बट जनरली क्रॉनिक स्मोकर्स को होता है। एंड लास्ट है ORD, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में बेचारे इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, तो मजदूर वर्ग जो उनको पता नहीं है वो इन फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ पर सिलिका की डस्ट है ना, ग्राइंडिंग फैक्ट्रीज, स्टोन ब्रेकिंग फैक्ट्रीज होती है ना उनमें, और अगर उन्हें स्पेशल मास्क नहीं दिए जाते हैं तो वो डस्ट लगातार, ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स मैंने पढ़े हैं जहाँ पे 15-20 सालों से कोई गाँव के लोग लगे हुए हैं और अब उस गाँव के सारे लोग लगभग बीमार हैं, है ना। दे कैन नॉट डू देयर नॉर्मल एक्टिविटीज़, उनको इतने भयंकर डिसऑर्डर्स हो चुके हैं ये वाले। क्या होगा इसमें, अब वही इन्फ्लेमेशन होगा, फाइब्रोसिस तक हो जाता है, ठीक है। एकदम टिश्यूज़ जो है ब्रोंकाई वगैरह की जो वॉल है उसकी बहुत हार्डनिंग हो जाती है, ओके, बहुत ज़्यादा कोलेजन फाइबर्स बन जाते हैं। देन सीरियस लंग डैमेज होता है, ओके। सो ये जिम्मेदारी है जो भी उन फैक्ट्री के ओनर्स हैं कि वो उन वर्कर्स को इस तरह की प्रोटेक्टिव चीज़ें प्रोवाइड करें। इसके एग्जाम्पल भी लिख लेना ORD के, सिलिकॉसिस, एस्बेस्टोसिस एक्सेट्रा, ठीक है। जिस भी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं उसी अकॉर्डिंग होगा। और एक डिसऑर्डर मैंने तुम्हें ऐड कराया हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जिसके बारे में अभी मैं बता रही थी, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर बना तो डन। तो देखें हमें क्या क्वेश्चन आए हुए हैं, 2019 में क्वेश्चन आया है। डिसऑर्डर्स तो इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन फिजियोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जेंस एंड पॉल्यूटेंट, मैनी पीपल इन अर्बन एरिया आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर दैट कॉज वीजिंग ड्यू टू, यानी अस्थमा की बात हो रही है। तो रिडक्शन इन द सिक्रीशन ऑफ सर्फेक्टेंट, बिनाइन ग्रोथ ऑन म्यूकस लाइनिंग, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स, या प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड डैमेज ऑफ एल्वियोलर वॉल। इसमें भी हम कंफ्यूज हो सकते हैं, ये भी सही हो सकता है, बट फाइब्रस टिश्यू का प्रोलिफरेशन जनरली ORD में देखने को मिलता है। यहाँ पे बात अस्थमा की हो रही है, एलर्जेंस इतना डैमेज नहीं करते, एलर्जेंस ऑप्शन 3 कॉज करेंगे, ठीक है। ब्रोंकाइटिस। देन 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है, विच करेक्टली रिप्रेजेंट द लंग कंडीशंस इन अस्थमा एंड एम्फाइसीमा रिस्पेक्टिवली। तो अस्थमा में इनमें से क्या करें हम, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकियोल बिल्कुल ठीक है, और एम्फाइसीमा में डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, बट फिर भी मैं एक बार और आगे देखती हूँ, इंक्रीज इंक्रीज डिक्रीज इन्फ्लेमेशन, इसमें जस्ट उल्टा लिख दिया, तो सीधा सीधा ऑप्शन 1, ठीक है। देन विच इज एन ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, देखो आ गया ना नाम, इसलिए लिखवाया था तुम्हें, 2018 में आया था सिलिकॉसिस, ठीक है। बाकी सब ये डिसऑर्डर्स तुम्हारे कोई काम के नहीं है, नहीं पूछते। नेम द क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय सिगरेट स्मोकिंग, अभी अभी बताया, एम्फाइसीमा, ओके। देन अस्थमा में बी एट्रीब्यूटेड टू, अस्थमा की वजह से इनमें से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन ऑफ ट्रैकिया हो सकता है, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल में होता है तो उसमें भी हो सकता है, बट हम और देख लेते हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इन द लंग्स, बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, देखो अस्थमा को इन्फेक्शन मत समझ लेना, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ द मास्ट सेल्स इन द लंग, दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, है ना। मास्ट सेल्स हम जब 12th NCERT में एलर्जी वाला टॉपिक पढ़ते हैं तो वहाँ आता है ना कि ये जो एलर्जिक रिएक्शंस है उनके लिए कौन सी सेल्स रिस्पॉन्सिबल है, मास्ट सेल्स। कौन से केमिकल्स बनते हैं, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, ठीक है, क्लियर। एंटीबॉडीज कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, IgE, ये सब आपको क्लिक करना चाहिए। नेम द पल्मोनरी डिजीज इन विच एल्वियोलर, देखो कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं डिसऑर्डर्स से बच्चों, ठीक है। नेम द डिजीज इन विच एल्वियोलर सरफेस एरिया इज ड्रेस्टिकली रिड्यूस, जैसे ये लाइन देखो तुरंत समझ जाओ एल्वियोलर वॉल डैमेज हो रही है, यानी एम्फाइसीमा की बात हो रही है, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। प्लूराइसी मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा, निमोनिया बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सबको पता है, ठीक है। इनमें इतना नहीं होता, ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्यू टू डैमेज, निमोनिया में भी होता है लेटर स्टेज पे थोड़ा बहुत, बट सीधा सीधा हमें तो NCERT के अकॉर्डिंग चलना है, एम्फाइसीमा, क्लियर। 2012 में भी क्वेश्चन आया हुआ है, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है भाई। सिगरेट स्मोकिंग मे लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई, वैसे हम बोल रहे हैं कि इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई अस्थमा का सिम्टम है और स्मोकिंग की वजह से एम्फाइसीमा हो रहा है, बट एम्फाइसीमा में भी इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई भी होता है बच्चों, गलत नहीं है ये, इसलिए मैं यहाँ भी क्वेश्चन मार्क लगा रही हूँ, ठीक है।
न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर। अच्छा हाँ, ध्यान रखना जो 2 सेंटर मैंने तुम्हें बताया उनमें से पी वाला पी फॉर पॉन्स में होता है और जो रिदम सेंटर है वो मेड्यूला में होता है। पॉन्स मेड्यूला होता है ना ब्रेन में, तो आपको ध्यान रखना है। तो ये कह रहा है इन पॉन्स कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन। नहीं, ये जनरली रिड्यूस करता है, इंक्रीज की इतनी जरूरत नहीं पड़ती। वर्कर्स इन ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज में सफर लंग फाइब्रोसिस, ये ठीक है। अबाउट 90% ऑफ CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन, ये गलत है ना। तो 2 गलत डेफिनेट है, तो अब इन हमें क्या करेक्ट स्टेटमेंट, तो ये तो डेफिनेटली सही है, सो ऑप्शन 3। ये वाला ठीक है, ये कह रहे हैं सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंका, इसको ऐसे गलत तो नहीं मानना चाहिए बच्चों, है ना, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग के लिए यहाँ नहीं लिखा, बट सिगरेट स्मोकिंग से भी ब्रोंका इन्फ्लेमेशन देखा जाता है पेशेंट्स में, ठीक है। बट अब ठीक है, NCERT की मान के चलेंगे तो वी हैव टू गो विद ऑप्शन 3। डन, क्लियर है, हो गया यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, चलिए, तो ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म। व्हाट हैपन, ये हो गए हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म और यहाँ पर हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर हो गया है कंप्लीट। अब आप लोग थोड़े बहुत क्वेश्चंस अपने बेसिस पर और करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने लगभग कितने क्वेश्चंस कर लिए, लगभग 39 स्लाइड्स, यानी अप्रॉक्सीमेटली मानूँ मैं 35 से 40 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं जो लास्ट 15 साल में इस चैप्टर से पूछे गए। अब आप भी थोड़े बहुत क्वेश्चंस खुद से करेंगे, कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। यहाँ तक सेशन देखा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दो सेशन को और कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि तुम्हें ये सेशंस कितना हेल्प कर रहे हैं। नेक्स्ट सेशन के लिए सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़कर आएंगे, टाइम कम है, फटाफट रिवीजन कराऊंगी, कोशिश करेंगे, बहुत लंबा चैप्टर है फिर भी कोशिश करेंगे एक ही सेशन में कंप्लीट करने की, पर वो तभी पॉसिबल है जब तुम पढ़ के आओगे और मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉमिस करो कि भाई हम पढ़ के आएंगे और फिर आपके साथ PYQs करेंगे। ओके, गुड बाय।